तो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं बिहार में अफगान शासन यानी अफगान रूल इन बिहार। इसी से पहले अफगान को पढ़ने से पहले हम इसको समझ लेते हैं। जो बिहार का हमारा भौगोलिक मानचित्र है उसको थोड़ा सा समझने का हम प्रयास करते हैं। हमारा क्या हो गया, बिहार हो गया है ना, ये हमारी गंगा नदी हो गई। अब यहाँ पर देखो ये बिहार का हमारा आधुनिक मैप है जो वर्तमान में हमारा चल रहा है। लेकिन अफगान शासन का जब हम चर्चा करेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास भारत का मैप होगा तो देखोगे ना कि भारत के यहाँ पर छोटा सा बना ही देते हैं, है ना। यहाँ देखो ये हमारा हिंदुस्तान का मानचित्र है और बिहार हमारा यहाँ पड़ता है, ठीक। छोटा सा हिस्सा है नेपाल के बॉर्डर के पास में हमारा बिहार है। इसी बिहार को हमने यहाँ पर क्या किया है, लार्ज स्केल में बना दिया है। अब जब अफगान रूल को हम पढ़ेंगे तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ पास में दिल्ली है, यहाँ क्या है पास में, मतलब क्या दिल्ली केंद्र है। तो दिल्ली के पास में एक जगह है जिस जगह का नाम है अलीगढ़, नाम सुने हुएगा, जहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। तो जो अफगान रूल का जो इतिहास पढ़ा जाता है मध्यकालीन इतिहास में भी या बिहार के इतिहास में भी, तो वो यहाँ बंगाल से लेकर के यहाँ अलीगढ़ तक के इतिहास तक को पढ़ा जाता है। फिर से हम दोहरा देते हैं कि जब हम बिहार में अफगान शासन के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं तो वह कोशिश में हम कहाँ पढ़ते हैं, बंगाल के इतिहास से लेकर के अलीगढ़ के इतिहास तक को हम लोग पढ़ते हैं। दिल्ली को क्यों नहीं पढ़ते हैं, बस दिल्ली में क्या था उस समय कि दिल्ली में शहंशाह लोग बैठता था, तो दिल्ली से वो लोग क्या करते थे, कूच करते थे, आक्रमण करते थे। बिहार पर आक्रमण किया, कन्नौज पर आक्रमण करता था, बंगाल में आक्रमण करता था कि स्थानीय सरदार को किसका दबाने के लिए, ठीक। लेकिन ध्यान रखिएगा अफगान शासन का जो रूल होता है, चाहे हमारे हिंदू खास करके पूर्वोत्तर बिहार की चर्चा करते हैं, पूर्वोत्तर भारत का, तो अलीगढ़ से लेकर के बंगाल तक का आता है। अब यहाँ समझो कि जैसे वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वहाँ पर उसके लिए अलग इतिहास है। वहाँ बंगाल में कौन शासक गया, कौन लड़ाई किया, मरा कौन, जरा उसका अलग है। बस हम लोग क्या करेंगे, बंगाल के कुछ एक ऐसे शासक होते हैं जिस शासक का संबंध किससे होता है, अलीगढ़ का जो घटना चर्चा करेंगे हम उससे होता है। इसका संबंध फिर दिल्ली के शहंशाह से होता है। और सबसे बड़ी बात की जो बंगाल के बगल में बिहार का कोना है, तो बहुत सारे बंगाल के जो सूबेदार होते हैं या जो अमीर होते हैं उनको बिहार का प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता है लोदी के द्वारा, है ना। लोदी जो अभी हम पढ़े ना, लोदी वंश, उसके द्वारा स्थापित कर दिया जाता है। तो बंगाल का जो सीमा क्षेत्र होता है या बंगाल के शहंशाह या बंगाल का जो स्थानीय सूबेदार होता है, बंगाल का जो शासक होता है, उसका संबंध कहाँ से होता है, दिल्ली से लेकर के बंगाल तक का होता है। परंतु बिहार में क्या होता है, बिहार में जब शक्ति का उदय होता है, अफगान शक्ति का उदय, तो इसकी शक्ति का उदय हमेशा यहाँ अलीगढ़ जाकर के रुक जाता है, ठीक। अब हम समझते हैं क्या, कल हम लोगों ने पढ़ा था, कल तो क्लास नहीं थी, परसों हमने पढ़ा था कि फिरोज तुगलक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक। देखो तो वह एरिया कौन सा है, हमने पढ़ा कि 1388 ईस्वी का ऐसा समय होता है जब 1388 ईस्वी में, अच्छा नहीं दिख रहा है, देखिए 1388 ईस्वी बोर्ड पे दिख रहा है ये ब्लू कलर। जी सर। पल्लवी का नेटवर्क आज खूब बढ़िया है, एकदम टनाटन बोल रही है पल्लवी, ठीक है। सर एग्जाम में ज्यादा तब काफी टाइम खींच लेगा अगर वो अप्रैल चला गया तो। मतलब अभी एग्जाम में तरवारू का हेजा चाहवा क्लास में उ कब होई ना होई छोड़ दो ओकरा के, उ सरकार के जिम्मा बा, सरकार के टेंशन बा कि हमारा तरफ से ज्यादा टेंशन सरकार के बाटे कि एग्जाम कब करवावल जाई, है नु। अभी क्लास करो, ठीक है। देखो 1388 में क्या होता है, हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में कि फिरोज तुगलक का, जिसको फिरोज शाह तुगलक कहते हैं, उनका क्या होता है, डेथ हो जाता है, ठीक। यानी दिल्ली में शासक होता है तुगलक वंश का, तो फिरोज तुगलक का क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। हमने यह भी कहा था कि फिरोज तुगलक की मृत्यु होने के बाद में उनका जो वंशज होता है या उनका जो भी समझ लो कि जो पुत्र होते हैं या पोते होते हैं, यानी दिल्ली सल्तनत को कोई भी योग्य शासक नहीं मिल पाता है, तो दिल्ली क्या होता है, तितर बितर हो जाता है। क्या होता है, तितर बितर हो जाता है। इसी संदर्भ में क्या होता है, इसी संदर्भ में हमारे देखो यहाँ पर बगल में देख रहे हो कि भारत के बगल में कौन सा देश है, अगर मैप में देखोगे आप लोग, है ना, तो भारत के जस्ट बगल में कौन सा हमारा देश आता है, यहाँ हल्का सा बाखन, अफगानिस्तान, ये है ना। वर्तमान में कौन सा ये है, अफगानिस्तान। तो जब 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक का मृत्यु हो जाता है, यानी दिल्ली का शहंशाह का मृत्यु हो जाता है, तो पूरे भारत में क्या होता है, स्थानीय सरदार आपस में स्वतंत्र घोषित करते हैं कि भाई हम राजा होंगे, यहाँ का हम राजा होंगे। क्योंकि इसके बाद क्या होता है, कोई योग्य शासक नहीं होता है। तो इसी का मौका का फायदा उठा करके देखो कि लगभग 10 सालों का अंतर होता है। 10 साल तक क्या होता है, एक यहाँ का बहुत बड़ा, ये अफगानिस्तान का बहुत बड़ा, ये उसको क्या बोलेंगे, आक्रांता कह लो, नहीं होता कि आक्रमण करने वाला, उसको आक्रांता बोलते हैं, बहुत बड़ा आक्रांता था, योद्धा था। तो उन्होंने 10 वर्षों तक क्या किया, इसका अवलोकन किया। अवलोकन क्या किया कि फिरोज तुगलक की मृत्यु के बाद में उसका कोई योग्य शासक था नहीं, तो दिल्ली बिल्कुल तितर बितर हो गया, हिंदुस्तान भी तितर बितर हो गया, यानी हिंदुस्तान हो गया कमजोर। कमजोर क्यों हो गया कि भारत का जो भी शासक रह रहा था, राजा रह रहा था, आपस में लड़ रहा था जीतने उतने के लिए। तो 10 साल इंतजार करने के बाद में
1398 ईस्वी में क्या होता है, एक अफगान शासक या अफगान आक्रांता जिसका नाम होता है तैमूर लंग, वह क्या करता है, घोड़ा पर चढ़ करके आता है और सीधा क्या करता है, आक्रमण करता है। कहाँ पर, हमारे दिल्ली ये हिंदुस्तान पर। अब यहाँ समझो कि दिल्ली सल्तनत पर या हिंदुस्तान पर जब वो आक्रमण यहाँ से होता है तो ऐसा बात थोड़ी है कि फिरोज तुगलक मरने के बाद में इसका कोई भी वंशज नहीं होगा। राजा वहां पर था लेकिन योग्य नहीं था। आई बात समझ में। तो तैमूर लंग जब हमारे हिंदुस्तान पर आक्रमण करता है तो उस समय में दिल्ली सिंहासन पर या समझो हिंदुस्तान पर ये क्या नाम है, तुगलक वंश का ही एक शासक होता है। उसको मतलब ये बोलते हैं कि तुगलक वंश का लगभग अंतिम शासक होता है, उसका यहाँ पर क्या होता है, शासन होता है। ठीक, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, तुगलक तैमूर लंग जब यहाँ पर आक्रमण करता है तब हमारे पर दिल्ली का शासक कौन होता है, दिल्ली का अंतिम तुगलक सुल्तान होता है ना, तुगलक सुल्तान होता है। और तुगलक सुल्तान का मतलब क्या कि फिरोज तुगलक का ही ये वंशज होता है जिसका नाम होता है नासिरुद्दीन महमूद। ध्यान रखना, बहुत पूछा जाता है, नासिरुद्दीन महमूद। अब देखो, आपको हमको यहाँ पर पीटी का 2 प्रश्न पूछा जाता है कि आपको मध्यकालीन इतिहास में पूछा जा सकता है कि तैमूर लंग के आक्रमण के समय हिंदुस्तान का शासक कौन था। ऑप्शन दे देगा फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद, जो भी ना ऑप्शन देगा आपको तो उसको क्या कीजिएगा, क्या बनाएंगे, नासिरुद्दीन महमूद। तो जब तैमूर लंग क्या करता है, आक्रमण करता है, तो उसमें क्या होता है, नासिरुद्दीन महमूद शासक होता है। और हमने पहले भी कहा है, पहले कहा था अभी कुछ देर पहले ही कि यह योग्य नहीं होता। योग्य का मतलब यह होता है कि नासिरुद्दीन, ये क्या नाम है, तैमूर लंग, तो उसके पास बहुत सारा सेना होता है, हाथी घोड़े होते हैं और उसके पास हथियार भी बहुत अधिक होते हैं। लेकिन यह क्या होता है कि यह नासिरुद्दीन महमूद जो होता है ये एक अयोग्य शासक समझा जाता है। मतलब क्या कि ये उनके आक्रमण को सह नहीं पाता है। ठीक, अब देखो कि जब आक्रमण इस पर करता है तो क्या करता है नासिरुद्दीन महमूद, अब तो इसके पास क्या बचेगा, जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करेगा ही करेगा। इसमें ध्यान दीजिएगा कि तैमूर लंग जब आक्रमण करता है नासिरुद्दीन महमूद पर, तो नासिरुद्दीन महमूद इससे पहले यानी तैमूर लंग के आक्रमण होने से पहले, यहाँ देखिएगा बिहार के बगल में यहाँ कौन सा राज्य है, हमारा उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा जगह होता है, अभी तो खैर जिला हो गया है, उस जिला का नाम है जौनपुर। कहानी को समझने का प्रयास करना सारे बच्चे कि तैमूर लंग के आक्रमण करने से पहले, ध्यान देना, तैमूर लंग के आक्रमण करने से पहले जौनपुर में नासिरुद्दीन महमूद क्या करता है, क्या होता है, बताएं तो शर्मा जी। शर्मा जी तो हेलो हाँ शर्मा जी बताएं, जौनपुर में क्या होता है जब तैमूर लंग आक्रमण करता है नासिरुद्दीन सर, महमूद। वहाँ सर्की डायनेस्टी के बारे में पूछ रहे हैं क्या सर? सर्की डायनेस्टी सरकी तो बाद में आता है ना, शक तो बाद में आता है। तुगलक के टाइम में तो सर एस्टैब्लिश हुआ था हाँ सर्की डायनेस्टी जी जौनपुर में। जी जी हाँ हाँ बिल्कुल हुआ था, उसके समय में ही हुआ था। जी। देखो, अब क्या कहा कि नासिरुद्दीन महमूद पर जब आक्रमण होता है तो यह उसके आक्रमण को नहीं सह पाता, तो इसी आक्रमण के समय में नासिरुद्दीन महमूद जौनपुर में, ध्यान रखिएगा, जौनपुर ये भाग करके कहाँ भागता है कि मरता है, ये बताया तो शर्मा जी। जब तमिल लगा आक्रमण करता है तो महमूद साहब कहाँ चले जाते हैं, भागते हैं कि मर जाते हैं युद्ध में। सर इसका सर 1412 में डेथ हुआ था। अब सर भाग्य कहाँ गया बीच में तो नहीं पता है। 1412 में डेथ हुआ है सर, नसीब लास्ट अंतिम था सर ये। तो तैमूर लंग जब आक्रमण किया था तो ये कहाँ गया होगा तो कुछ। भागा दिल्ली दिल्ली से गायब हो गया था, भाग गया था सर, दिल्ली छोड़ दिया था सब ये। दिल्ली छोड़ दिया था, तो दिल्ली जी देखो, तो जब जो ये क्या हुआ कि जब आक्रमण किया तो यह दिल्ली छोड़ दिया। वही तो हम पूछ रहे हैं कि दिल्ली जब छोड़ दिया तो यह कहाँ जाता है, जौनपुर में जाता है। क्योंकि अब देखो ये तो काफी भयभीत हुआ रहता है, निरंकुश होता ही है ये। तो जब जौनपुर में जाता है तो जौनपुर में मलिक सरवर नाम का क्या होता है, एक सरदार होता है। ध्यान रखिएगा, जौनपुर में क्या होता है, एक मलिक सरवर, नाम सुने ना शर्मा जी इसका, ध्यान रखिएगा। जी जौनपुर सर। में मलिक सरवर नाम का क्या होता है, एक सूबेदार होता है कि जब इस पर आक्रमण होता है तो नासिरुद्दीन महमूद भाग जाता है। कहाँ भागता है, इतिहास में इसकी जानकारी नहीं दी गई हुई है। हो सकता है जौनपुर भागा हो या बिहार भागा हो या कहीं और भागा हो, आगे हम देखेंगे, और कहीं भागेगा तो पकड़ लेंगे इसको। जब इस पर आक्रमण होता है तो यह भाग जाता है। तो जब यह भाग जाता है तो जौनपुर जो होता है, जौनपुर का एक स्थानीय सूबेदार होता है, उसका नाम होता है मलिक सरवर। ध्यान रखिएगा, मलिक सरवर क्या होता है, जौनपुर का स्थानीय सूबेदार होता है। स्थानीय सूबेदार काफी महत्वपूर्ण नाम है। तो इसको मौका मिल जाता है। मौका क्या मिलता है कि अब इसको पता होता है कि भाई दिल्ली का राजा तो खत्म हो गया है, और जो तैमूर लंग आक्रमण किया है उसको तो पता नहीं कि भारत का फिजियोग्राफी क्या, उसका मानचित्र क्या है, कौन राज्य कहाँ पर मजबूत है, कौन कमजोर है। इसी का फायदा उठा करके क्या करता है, जौनपुर का जो स्थानीय सूबेदार होता है मलिक सरवर, वह वहां पर क्या करता है, जौनपुर में स्वतंत्र सत्ता स्थापित करता है। स्वतंत्र सत्ता का मतलब यह हुआ पल्लवी कि अब यह अपने आप को, यानी मलिक सरवर जो होता है अपने आप को क्या करता है, जौनपुर का राजा और शासक घोषित कर देता है। ठीक, अब देखो,
आपको पता है कि कोई भी राजा जब होता है या कोई भी शासक होता है ना, उसको उपाधि लेने का बड़ा शौक होता है। उसको क्या होता है, उपाधि लेने का बड़ा शौक होता है। तो जब यह मलिक सरोवर अपने आप को जौनपुर का, जौनपुर कहाँ वर्तमान में उत्तर प्रदेश का एक जिला है, जौनपुर का जब अपने आप को सूबेदार या राजा घोषित करता है तो बड़ा खुश होता है, यानी अपने आप को वरिष्ठ समझता है। तो यह क्या करता है, यह बेचारा मलिक सरोवर अपने आप को एक उपाधि देता है। क्या देता है, पहले भी अपने आप को यह उपाधि देता है। और किस नाम से उपाधि देता है, मलिक उस सर, मलिक उस सर। ध्यान रखना, लिख लेना कहीं पर, मलिक उस सर्क, काफी महत्वपूर्ण नाम है। यानी मलिक सरोवर जो है अपने आप को, नाम तो वही रख दिया मलिक, अपने आप को क्या उपाधि देता है, मलिक उस सर्क। तो यही सर्क जो होता है, तो इसी सर्क के स्थान पर क्या करता है, यही मलिक सरोवर क्या करता है, हमारे जौनपुर में, हमारे क्या करता है, जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना करता है। क्या करता है, जौनपुर में ही सरकी वंश की, वंश होता है ना, जौनपुर में क्या करता है, सरकी वंश की स्थापना करता है। ठीक ठीक। आपसे पूछा जाता है कि सरकी वंश की स्थापना कहाँ हुआ था, देगा बिहार, झारखंड, दिल्ली, पंजाब, लुधियाना, अमेरिका, क्या बोलोगे, उत्तर प्रदेश। किसके द्वारा किया गया, मलिक सरोवर के द्वारा किया गया। आई बात समझ में। और मलिक सरोवर का ये मलिक उस सर की किसकी उपाधि, तो आप ये बताइएगा। ठीक, अब देखो, तो जब यह मलिक सरोवर क्या बना, वहां का सूबेदार बना और अपने आप को सरकी वंश का स्थापना किया, तो यह महत्वपूर्ण इसलिए है ना, पहले भी यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि देखो, जौनपुर तो रहा उत्तर प्रदेश के बाद, उत्तर प्रदेश के यहाँ है। देखो, तो अपने आप को जब यह राजा, ये शासक बनता है, प्रशासक बनता है, तो इतना यह महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है, यह क्या होता है, यह इतना महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है कि यह अपने साम्राज्य को विस्तारित करता है। क्या करता है, साम्राज्य को विस्तारित करता है। कहने का यह मतलब हुआ कि अब यह जौनपुर से निकल करके कहाँ जाता है, समूचा नरकटियागंज से दरभंगा तक का जो इलाका होता है ना, ये पूरा पूरा, अभी इसको क्या बोलते हैं, तिरहुत ब्लॉक बोलते हैं ना, तिरहुत ब्लॉक बोलते हैं, तिरहुत प्रमंडल बोलते हैं। उस समय देखो, गंगा के उत्तर में, देखो यहाँ दरभंगा से लेकर के, ये तो कट गया, ये तो खैर वहां पर हो जाएगा, हमारा मिथिला राज का हो जाएगा, इसको हटाओ। यानी यह हिमालय का तराई से लेकर के गंगा नदी जो बहती है, जहां समस्तीपुर दरभंगा का कोना मिलता है, ये सारा का सारा इलाका पर क्या करता है, यह यानी मलिक सरोवर अधिकार कर लेता है। यानी एक जौनपुर या उत्तर प्रदेश का एक स्थानीय शासक क्या करता है, 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी में 1400 ईस्वी के आसपास में हमारे बिहार के पूरे तिरहुत क्षेत्र पर आक्रमण करता है। साथ साथ में दरभंगा के कुछ रीजन को भी, देखो पूरा दरभंगा तो नहीं करता तिरहुत को, ये इसको, लेकिन दरभंगा के कुछ क्षेत्र को भी क्या करता है, वह अपने सीमा में मिला लेता है। और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह होती है कि गंगा के किनारे जो एक जिला बसा हुआ होता है, जो अभी वर्तमान में बक्सर को हम मानते हैं, तो बक्सर पर भी यह क्या करता है, अधिकार कर लेता है। कहने का यह मतलब हुआ कि जो मलिक सरोवर साहब होते हैं, वह अपने आप को शासक बनाने के बाद में क्या करते हैं, हमारे बिहार के 3 क्षेत्र, पहला बक्सर है ना, दूसरा तिरहुत और तीसरा दरभंगा। उस समय दरभंगा जो था ना, अलग मतलब अभी वर्तमान में बोलते हैं, उस समय दरभंगा क्या था, एक क्षेत्र माना जाता था मिथिलांचल वाले रीजन में। ध्यान रखना, कुछ दरभंगा बस थोड़ा सा एरिया ही कवर किया था। यानी आपसे पूछा जाता है कि मलिक सरोवर ने बिहार के किन क्षेत्रों को अधिकार किया था, तो यही 3 जगह था, बक्सर था, तिरहुत था, दरभंगा था। यानी अब सोचो कि मलिक सरोवर कितना पावरफुल हो गया कि जब पूरे एरिया को यह तय करेगा, पकड़ लेगा। तो उस समय में 15वीं शताब्दी में जो नरकटियागंज का इलाका, जहां वाल्मीकि व्याकरण अभी हम लोग देख रहे हैं ना, यहाँ से इस मलिक सरोवर को देखो क्या मिला था, यहाँ से इसको हाथी बहुत ज्यादा मिल गया, हाथी और जंगली घोड़े इसको मिल गया जंगल से। तो जब मलिक सरोवर को यहाँ अधिकार कर लिया, तो नरकटियागंज के जंगल में या फिर जो वाल्मीकि व्याकरण है, वहां से जब हाथी मिला और जंगली घोड़ा मिला, तो उसको क्या बनाया, पालतू बनाया। मतलब क्या कि मलिक सरोवर को बिहार की धरती ने क्या दिया, उसकी सेना को और ज्यादा मजबूत कर दिया। जो जंगली गधे होते, यहाँ गधे भी थे, तो जो जंगली गधा होता था उस पर वह माल ढो करके, माल मतलब हुआ क्या कि जैसे कि हथियार हो गया, उसके बाद की समझो कि सैनिक हो गया, या फिर जो भी राशन पानी हो गया, वहां पर उसको गधे के पीठ पर लाद करके वह क्या करता था, अपना विजय पताका आगे बढ़ाना शुरू होता था, है ना। तो मलिक सरोवर ने को पता था, चूंकि भाई जौनपुर बगल में ही, ये बिहार के बगल में ही जौनपुर है सीमा क्षेत्र में, तो इनको पता था कि बिहार जो यहाँ जो खास करके यह वाला एरिया है, वह क्या बा काफी मतलब नेचर के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, और हमको वहां पर बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। आई बात समझ में। यहाँ तक की कहानी, किसी को दिक्कत, कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को तो बताओ। ठीक, आगे चले। अब देखो, तो मलिक सरोवर अपना राजा बनता चला गया। अब इसका भी तो भाई बाल बच्चा, शादी ब्याह करेगा, बाल बच्चा होगा ना। तो इसका क्या था, एक और वंशज था, उस वंशज का नाम था हुसैन शाह। क्या नाम था उसका, दिख रहा है नीचे पे, इनका एक और जी सर, हुसैन शाह सर की। अब यहाँ ध्यान देना,
अब इनके नाम के आगे जो भी राजा होगा अपने आप सरकी लगा लेगा, है ना। जैसे अभी बीजेपी का नेता से लगाता है फलना ये बूंदी मोदी, कोई भी नाम हुआ मोदी लगा लेता है। तो जो भी राजा था वह क्या करता था, अपने नाम के आगे सरकी बना लेता था। देखो मलिक सरवर के बाद ही बहुत सारे राजा हुए थे, आए गए, लेकिन यह हुसैन शाह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हुसैन शाह क्या किया, यह पूरे के पूरे तिरहुत, देखो अब इसके मलिक सरवर ने तो इसको मिला ही लिया था तिरहुत वाले रीजन को। अब हुसैन शाह ने क्या किया, लगभग जयनगर का नाम सुने हो, जहाँ नेपाल के बॉर्डर पर है, यानी यह अपना हुसैन शाह सरकी ने अपना सीमा जयनगर मिथिलांचल के रीजन से क्या सुपौल उपल होते पूरा की इसको मिला लिया और लगभग समस्त दक्षिण बिहार को अपने में मिला लिया। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही होती है। तो आपसे पीटी में पूछा जाता है कि समस्त दक्षिण बिहार मतलब क्या, कि गंगा नदी का दक्षिण जो भी एरिया है, यानी कैमूर से लेकर के आपका कहाँ पर बांका तक का या कटिहार भाग जो भी कहना वो कह लो, समूचे दक्षिण बिहार को मिलाने वाला कौन सा सरकी शासक था, तो उसका नाम क्या आता है, हुसैन शाह सरकी। तो उसकी ये उपलब्धि होती है कि जब हुसैन शाह सरकी क्या बनता है, हम वो क्या नाम है, सरकी वंश का शासक बनता है, तो सरकी वंश के शासक होने के साथ में वह क्या करता है, दक्षिण बिहार को मिला लेता है और साथ में जो हमारा मिथिलांचल का कुछ क्षेत्र होता है जयनगर के सीमा तक, यानी नेपाल की तराई तक इसका सीमा क्षेत्र हो जाता है। मतलब क्या कि हुसैन शाह सरकी के शासनकाल में सरकी राजवंश का या सरकी शासन का सीमा का विस्तार क्या होता है, सर्वाधिक होता है। आई बात समझ में। अब देखो हुसैन शाह जब यहाँ शासन कर रहा होता है, देखो इसका शासन केंद्र कहाँ होता है, जौनपुर, कहाँ होता है, यह जौनपुर से करता है। तो जौनपुर में बैठा होता है केंद्र में, सारा का सारा क्या करता है, कंट्रोल करता है। यानी क्या कि हुसैन शाह सर की यह समझ लो कि तुम्हारा ये अररिया किशनगंज पूर्णिया ये सब जगह को छोड़ दो तो समस्त बिहार को यह क्या किया, कवर कर लिया। भाई अभी ना कटिहार किशनगंज को बोलते हैं बिहार का हिस्सा, हो सकता है कि उस समय में वो बंगाल का हिस्सा रहा हो। तो इसको एक तरह से यह भी समझो कि हुसैन शाह सरकी ने क्या किया, समूचे बिहार पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और अधिकार स्थापित करने के बाद में क्या हुआ, अपना शासन प्रशासन चलाना शुरू कर दिया। इसी से यहां तक मिटाएं, इसको समझ के सारे बच्चे। जी सर। समझ में आ रहा है नीता तुमको? जी सर। देखो तो कितना आसान है ना, तुम लोग खाली पढ़ती हो शेर खां का जन्म यहाँ हुआ, पिताजी का नाम ये था, कैसे कैसे कहानी आया सो पता नहीं चला। तुमको पता था कि महानगर में हाथियों मिलता है? नहीं। नहीं पता था। देखो चलो अब देखो, अब हुसैन शाह साहब क्या होते हैं, हुसैन शाह साहब जब बिहार पूरा का समूचे बिहार यूपी पर अधिकार कर लेते हैं, इसी समय में क्या होता है, उसी के समय काल में यानी हुसैन शाह सरकी के शासन काल में दिल्ली में, दिल्ली मतलब कहा, देखो यहाँ पर अब केंद्र में हम आ गए है ना, क्योंकि दिल्ली समय क्या था, केंद्र था शासन का। इसी समय दिल्ली में क्या होता है, प्रथम अफगान शासन का नींव पड़ता है। ध्यान रखना, दिल्ली में क्या होता है, प्रथम अफगान शासन, अफगान शासन का नींव पड़ता है। की होगा ना, की नींव पड़ता है। ये बताओ जरा, अफगान शासन का मतलब समझ लो क्या होता है। अफगान शासन का मतलब हुआ कि अफगानिस्तान से कोई योद्धा आया होगा, यहाँ के भारतीय राजा को हराया होगा, उसको बेलगा दिया होगा और वहां पर क्या किया होगा, आधिपत्य कर लिया होगा। तो चूंकि वो अफगान से था इसलिए उसको क्या बोल दिए गए, अफगान शासक या शासन बोल दिया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली में जो प्रथम, यहाँ ध्यान रखना, प्रथम दिल्ली मतलब हिंदुस्तान में दो घटनाएं ऐसी हुई थी जो काफी महत्वपूर्ण है कि हिंदुस्तान के सत्ता पर यानी भारत के गद्दी पर दो बार अफगान शासन का नींव पड़ता है। पहला बार पड़ता है वही अभी जो हम पढ़ेंगे, एक शासक का नाम पढ़ेंगे उसके समय में, और दूसरा बार पड़ता है शेर शाह सूरी के समय में। तो पीटी में पूछा जाता है कि दिल्ली में प्रथम अफगान शासन का ये स्थापना किसने किया था। ऑप्शन देता है, अब पढ़िएगा, इसमें ऑप्शन आपको दे देगा कि क्या नाम उनका, एक आपको दे देगा शेर शाह सूरी साहब का नाम दे देगा, एक आपको बहलोल लोदी का नाम दे देगा, कुछ और नाम दे देगा। तो हर बच्चा मार के आता है शेर शाह सूरी, लेकिन नहीं, शेर शाह सूरी से पहले हमने क्या कहा कि दिल्ली में हुसैन शाह सरकी के शासनकाल के समय में ही क्या होता है, प्रथम अफगान शासन का नींव पड़ता है। तो अफगान शासन का नींव पड़ता है तो कौन डालता हो, कोई राजा होगा ना जी, कोई राजा होगा या कोई अफगान का सैनिक होगा, कोई योद्धा होगा, कोई आक्रांता होगा, वही क्या करता है, वहां के स्थानीय शासक को हटाता है, हिंदुस्तान के शासक को, और अपना क्या करता है, नींव डालता है। ठीक, तो उसका क्या होता है, उसका नाम होता है शासन का बकलोल लोदी। नाम सुने होइएगा आप लोग, है ना, नाम सुनी हो नीता बकलोल लोदी का? जी सर। हाँ, बहलोल लोदी। हाँ, बकलोल हंसाने के लिए बोले बहलोल लोदी होता है। तो बहलोल लोदी के द्वारा हिंदुस्तान में प्रथम बार यानी पहली बार क्या होता है, अफगान शासन का नींव पड़ता है। ठीक, अब देखो, तो जब बहलोल लोदी क्या बनता है, शासक बनता है किसका, दिल्ली का, तो चूंकि तुमको पता है कि भाई इसके पास क्या होता है, अफगान शाह, तो उसके पास पावर होगा। तो बहलोल लोदी को पता चलता है क्या कि एक हुसैन शाह सरकी बहुत बदमाश है, उसके पास एक इच्छा होता है कि हम समाज को विस्तार करेंगे। यानी बहलोल लोदी के लिए हुसैन शाह सरकी कौन, जौनपुर वाला जो बिहार पर शासन कर रहा होता है,
वह चैलेंज होता है क्या कि इसको डर लगता है कि हमको भी तो नहीं हरा देगा ये। तो चूंकि बहलोल लोदी जब हमारे यहाँ आक्रमण करता है हिंदुस्तान पे, तो इसका काम क्या होता है कि भाई साम्राज्य का विस्तार करना। लेकिन जौनपुर का जो शासक था सरकी साहब, हुसैन शाह सरकी, वो स्थानीय स्तर का होता है, तो भाई बड़का राजा होता है। तो बहलोल लोदी क्या करता है, उस पर चढ़ाई करता है, किस पर, हुसैन शाह सरकी पर। यानी अब हुसैन शाह सरकी को वह आक्रमण करता है उसके स्थान पर, उसके जगह पर, ताकि हम पूरे बिहार को, पूरे यूपी को हम क्या कर ले, अपने आधिपत्य में रख ले। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब बहलोल लोदी क्या करता है, आक्रमण करता है किस पर, हुसैन शाह सरकी पर। हुसैन शाह सरकी कौन होता है नीता, वही जौनपुर में हुसैन शाह सरकी कौन होता है, ये जौनपुर में जो अपने सरकी वंश का स्थापना किया था। नहीं सर, उसकी नहीं, उसका ये होता है ना, मलिक सरवर का कोई होता है। हुसैन शाह सरकी वो जौनपुर का शासक होता है जो बिहार पर भी शासन करता है। तो बहलोल लोदी क्या करता है, हुसैन शाह सरकी पर चढ़ाई करता है। चढ़ाई का मतलब ये मत समझना कि इसको पकड़ के मारेगा, इसका देह पर चढ़ेगा। चढ़ाई का मतलब यह हो गया कि इस पर आक्रमण करता है, कि युद्ध करने के लिए। तो जब युद्ध करने जाता है तो बहलोल लोदी का सेना देख करके और सेना का साज सज्जा देख करके यह क्या करता है, डर जाता है और यह जौनपुर छोड़ करके कहाँ चला जाता है, कलकत्ता। उस समय बंगाल बोलते थे इसको, यह बंगाल चला जाता है। तो अब देखो, इसको लड़ाई नहीं लड़ना पड़ता है, इसको सेना को देखिए कि ये भाग जाता है। तो जब यह शहंशाह ही भाग जाएगा तो बहलोल लोदी के शासन में क्या होता है, समूचा जौनपुर चलाता है उत्तर प्रदेश का, उसका समूचा क्या होता है, बिहार चलाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम अफगान शासक है जिसने समूचे बिहार पर कब्जा किया। तो शेरशाह सूरी मत मारना, किसका नाम मारना, बहलोल लोदी साहब का, है ना भाई। साहब थे, वहां से आए, लड़ गए, बात समझ में आया। अब यहाँ ध्यान दो, तो जब बहलोल लोदी जौनपुर पर शासन कर लिया, पूरा बिहार को अपना एक्वायर कर लिया, आई हुसैन शाह सरकी कहाँ भागा था, अपना बंगाल में। तो लेकिन भाई बताओ कि किसी राजा का अगर तुम राजपाट छीन लोगे तो वो शांत बैठेगा, नहीं ना बैठेगा, वो कुचक रखना शुरू करेगा, सोचेगा कि भाई हम उसको हटा दें। तो जब ये हुसैन शाह सरकी कहाँ जाता है, बंगाल जाता है, तो बंगाल के स्थानीय शासन के साथ में मिल करके वह क्या करता है, बहलोल लोदी साहब को हराने का या उससे युद्ध करने का क्या करता है, कुचक्र रचता है। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, नहीं। देखो तो प्रणाम दिलीप, कितना समय के बाद आए हैं आप, 15 मिनट से हैं सर। अच्छा 15 ही मिनट से है, नहीं बहुत मेहरबानी हो गई है आपकी, है ना। अब देखो, तो अब बहलोल लोदी को पता चलता है क्या कि हुसैन शाह सरकी जो होता है बंगाल में रह करके, हालांकि देखो इसको बंगाल हम नहीं कहेंगे क्योंकि सब तो बिहार का हिस्सा था, समझाने के लिए बोलते हैं बंगाल में। तो ये जब बहलोल लोदी को पता चलता है कि हुसैन शाह सरकी को मतलब ये तो भाग गया है छोड़ करके, लेकिन हमारे खिलाफ यह क्या करता है, हमारे खिलाफ ये अभी भी क्या रचा हुआ है, कुचक्र रच रहा है। तो ये ये क्या नाम है, बहलोल लोदी जो होता है वह चुप नहीं बैठता, बोलता है कि इसको हम काटिए देंगे, पकड़ के मारवे करेंगे इसको। खूब गुस्सा आता है किसी पर ना। अब देखो घटनाएं बहुत सारी होती है, सबका जिक्र तो नहीं किया जा सकता है। बहलोल लोदी क्या करता, ये क्या नाम, हुसैन सरकी क्या करता है कि बहलोल लोदी का जो स्थानीय शासक नियुक्त करता है उसके सूबेदार का हत्या कर देता है, बहुत सैनिक को खत्म कर लेता है, उसके गोदाम को लूट लेता है हथियार वाले का। तो बहुत परेशान करता है हुसैन शाह सरकी। देखिएगा जैसे कि ये क्या नाम है, जो व्यक्ति लंगड़ा लूल्हा कान्हा होगा ना, बहुत खचरा होता है, कभी उससे देखिएगा बात करके, सही में खच्चर होता है वो। तो मुसलमान में जिसका नाम हुसैन होता है ना, वो वास्तव में नटखट प्रवृत्ति का ही होता है, वो बहुत नटखट होगा वो। तो हुसैन शाह था वो अपने आप बहुत नटखट था, शांत बैठा नहीं। तो बहलोल लोदी के लिए चैलेंज था कि इसको पकड़ के हम मारिए देंगे। तो बहलोल लोदी क्या करता है, उस समय दिल्ली में इसका शासन होता है, सत्ता वहीं बैठाता है। तो ये हाथी पर बैठ करके पीछे घोड़ा उड़ा जो भी इनका पीछे लाल लश्कर जाता है तो जाते रहते हैं। तो अब इनका क्या होता है कि जैसे ये दिल्ली से निकलते हैं तो 1498 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, सॉरी 1489 ईस्वी में क्या होता है कि जब यह दिल्ली से निकलते हैं हाथी पर बैठ करके, तो अलीगढ़ के पास पहुंचते हैं। क्या पहुंचते हैं, अलीगढ़ तो बगल में ही है ना, अलीगढ़ दिल्ली के 2 घंटे का रास्ता है। तो अलीगढ़ पहुंचते, अलीगढ़ में एक जगह होता है, इसका नाम होता है जलाली, जनानी मत लिख लेना, जलाली नाम है ना। तो अलीगढ़ में क्या होता है कि जगह होता है जलाली, आप लोग पढ़े हुए कि जलाली का युद्ध है, जलाली की संधि, इतिहास में जो बच्चे होते हैं इतिहास के उनको पता होता है। तो जलाली के नीचे जब वहां पहुंचते हैं तो किसी कारण बस क्या होता है, बकलोल लोदी का क्या होता है, मृत्यु हो जाता है, इनके क्या होता है, डेथ हो जाता है। तो सरकी हो जाता है बहुत खुश, जानकारी मिल जाता है। तो अब ये इनको बहुत खुशी होती है क्या कि भाई अच्छा हुआ कि बुढ़ऊ मर गया। यानी अब सरकी क्या करता है, जब इनकी बहलोल लोदी की मृत्यु होती है तो मृत्यु होने के साथ में क्या होता है, यह एक्टिव हो जाता है कि भाई अब तो हमको रोकने वाला कोई नहीं बचा। तो यह पुनः क्या करता है, पुनः बहलोल लोदी का स्थानीय प्रशासक बिहार में होता है उसको हटा करके हुसैन शाह सरकी क्या करता है, पुनः बिहार पर अपना अधिकार कर लेता है। आई बात समझ में। अब इस चीज को समझो कि जब पूरा आक्रमण ये कर लिया, अधिकार कर लिया, तो भाई बहलोल लोदी का भी तो कोई वंशज होगा, जो भी राजा का बेटा होगा उसका काम क्या होता है कि हम साम्राज्य को बढ़ाते चले जाएंगे। तो इसका कौन सा
तो जब इसकी मृत्यु होती है तो मृत्यु होने के साथ में हुसैन सरकी क्या करता है, बिहार पर फिर से कब्जा करता है कि अब तो चलो कोई हमको रोकने वाला नहीं हुआ। लेकिन उनको नहीं पता था कि ये तो मर गए बहलोल लोदी, इसका बेटा भी अभी जिंदा है ना। उस बेटा का क्या नाम था, बहुत अच्छा नाम होता है, उस बेटा का नाम था सिकंदर लोदी। अच्छा गजब नाम है ना, लोदी, तुगलक। अभी किसी का नाम सुनते हो तुगलक? नहीं सुनते होइएगा। इसका बेटा का क्या नाम है? अभी तैमूर है ना। हाँ हाँ तैमूर करीना। है, हाँ करीना कपूर के बेटा की बेटी का नाम है उसका तैमूर, है ना। तो सिकंदर लोदी क्या करता है, जब इनकी मृत्यु होती है बहलोल लोदी की, तो इनके स्थान पर सिकंदर लोदी क्या बनते हैं, फिर नहीं बोल रहा है, सिकंदर लोदी शासक क्या बने। बनते हैं? हाँ शासक बनता है। शासक बनते हैं। किसका शासक बनता है? बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी होगा। तो किसका शासक बनेगा? बिहार का, झारखंड का, उड़ीसा का, पूर्णिया का? नहीं, बिहार का बनेगा ना, तुम दिल्ली का। दिल्ली का, तुम सही में आधा ढक्कन हो नीता। दिल्ली सल्तनत का बनेगा सर। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली का शासक बनता है। सल्तनत तो बात की बात करेंगे ना। वह क्या करता है, दिल्ली मतलब क्या कि हिंदुस्तान का वह शासक बनता है। अब देखो सिकंदर लोदी क्या क्या नहीं किया वो तो खैर इतिहास में आप लोग पढ़िएगा, हम बस बिहार के कंसेप्ट में इसको कोशिश करते हैं, चर्चा करते हैं। अब देखो तो जब सिकंदर लोदी क्या बनता है, दिल्ली का शासक बनता है, नहीं समझो कि हिंदुस्तान का वह शासक बनता है, तब क्या करता है, यह अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए क्या करता है, पुनः चढ़ाई करता है। किस पर? हुसैन सरकी पर। यानी कि हमारे पिता का हम इच्छा को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। अब देखो तो जब सिकंदर लोदी क्या करता है, पुनः जब जाता है किसको, हुसैन शाह को ये करने के लिए, मारने के लिए, पकड़ने के लिए, तो फिर यह क्या करता है, बिहार पर राजपाट छोड़ करके फिर यह चला जाता है कहाँ, फिर यह बंगाल में भाग जाता है। फिर यह कहाँ चला जाता है, बंगाल में भाग जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा ना कि जैसे कि अफगानिस्तान में था, कोई समुद्र नहीं है, कोई समुद्र नहीं है, तो पता नहीं इतिहासकार ने इस चीज को क्यों नहीं मेंशन किया है कि जो भी अफगान शासक था ना, उसको पानी से डर लगता था। पानी मतलब क्या कि जैसे कि कोई गहरा पानी देख लिया, कोई बड़ा सा समुद्र देख लिया, तो उसको अंदर से डर लगा रहता था उन लोगों को। तो हो सकता है कि इसी कारण से वो बंगाल तक नहीं पहुंच पाया था सिकंदर लोदी। हालांकि कुछ किताबों में मेंशन है कि बंगाल के कुछ हिस्सों में भी उसने अधिकार किया था, लेकिन बंगाल के आंतरिक भागों में नहीं गया था। बाह्य भाग मतलब कि जो बिहार से सीमा से लगा वहीं तक गया था वो, बाकी उस जो भी रीजन रहा हो। तो जब इस सिकंदर लोदी क्या करता है, हुसैन शाह सरकी पर फिर चढ़ाई करने ले जाता है, तो इसको पता चलता है कि भाई इसका बेटवा भी और खतरनाक है, ये तो हमको काटिए के फेंक देगा। तो फिर यह कहाँ चला जाता है, बंगाल भाग जाता है। और सिकंदर लोदी क्या होता है, पल्लवी फिर से बिहार को अपने में मिला लेता है। और किसको मिला लेता है, जौनपुर को। बिहार को किसको मिलाता है, जौनपुर को अपने आप में मिला लेता है। अब यहाँ समझ लीजिएगा कि जब सिकंदर लोदी इस बिहार को अपने आप में मिलाता है, जौनपुर को अपने आप में मिलाता है, तो भाई ये तो शहंशाह है, ये तो बिहार नहीं ना बैठेगा, ये कहाँ शासन करेगा, ये तो दिल्ली में ना बैठेगा। लेकिन दिल्ली में बैठेगा तो बिहार में क्या करेगा, किसी न किसी व्यक्ति को तो बैठाएगा प्रशासन चलाने के लिए, जिसको कि क्या बोलते थे, सूबेदार। यानी अपना कोई मुंशी या सूबेदार, जो भी तुमको वर्ड बोलना है उसको बोल दो, उसको क्या बोलते हैं, बिहार में उसको बैठाता है। ठीक, यहाँ तक आगे चले, मिटाएं इसको। जी सर। जी सर बताओ, कितना बढ़िया कहानी सुना रहे हैं, सो मत जाना कहानी सुनते सुनते। चलो याद हो रहा है कहानी कि नहीं? हो रहा है। तुमको पता नहीं था, तुमको कंफ्यूजन कभी नहीं होता है? नहीं, सब में बोलती हो, मतलब याद हो रहा है, समझ में आ रहा है, तुम ना नहीं बोलती हो, बता आदमी हो तुम, है ना। बैठे रहते हैं ना यहीं पे देखो पेन लेके। चलो बहुत अच्छा बात है। अब चीजों को समझो। हमने क्या कहा कि सिकंदर लोदी यानी एसएल साहब जो होते हैं पूरे बिहार को जीतते हैं, जौनपुर को जीत लेते हैं। तो यह क्या करते हैं, यह तो वहां बैठेंगे नहीं, तो यह क्या करते हैं, अपने एक विश्वासी व्यक्ति को बिहार और जौनपुर को क्या करते हैं, बोलते हैं भाई अब हम तो जा रहे हैं दिल्ली, तुम अब यहीं पर क्या करो, बिहार का प्रशासन चला और देखो, और हमको क्या करो, समय समय पर सूचित करते रहो। ठीक। तो सिकंदर लोदी क्या करता है, एक व्यक्ति को, एक विशेष व्यक्ति को जो इनका विश्वस्त होता है, उसको बिहार का प्रशासक है, या यूं समझो कि बिहार का सूबेदार या जौनपुर का सूबेदार नियुक्त करके क्या करता है, वापस दिल्ली चलाता है। उस व्यक्ति का क्या नाम होता है बताएं? उस व्यक्ति का क्या नाम होता है? बड़ा सुंदर नाम है, देखो। दरिया का लुहानी। पहले रोटी खा लीजिए तब बोलिएगा दिलीप। नहीं तो पानी था। अच्छा पानी था, बहुत अच्छा। देखो सिकंदर लोदी क्या होता है, जब बिहार पर आक्रमण ये जीत लेता है तो वापस दिल्ली आता है।
तो नुहानी जो था ना, नुहानी क्या एक टाइटल होता है, क्या होता है, टाइटल होता है। जैसे कैसे बिहार में तिवारी मिश्रा लोग लगाते हैं टाइटल, तो ये नुहानी जो होता है अफगानिस्तान के जो नट नहीं होता कि जो घुमंतु भोटिया लोग होते हैं, तो जो घूमते थे, जो युद्ध करने वाले होते योद्धा होते हैं, तो वो नुहानी लगाते हैं ना। तो क्या करता है कि सिकंदर लोदी, दरिया खान नुहानी पूरा नाम है, तो दरिया खान नुहानी को क्या करता है पल्लवी, बिहार का सूबेदार नियुक्त करता है। काफी महत्वपूर्ण नाम है ये, इसको याद रखना। अभिमन्यु समझ में तुमको आ रहा है? तो दरिया खान नुहानी को बिहार का सूबेदार कौन नियुक्त करता है, सिकंदर लोदी साहब। कौन नियुक्त करता है, सिकंदर लोदी साहब। ठीक, अब ये बताओ कि जो दरिया खान नुहानी कौन होता है, क्योंकि देखो नुहानी ये भी अफगान है, ये भी अफगानिस्तान है, तो दोनों का काफी प्रिय रहता है। तो दरिया खान जो नुहानी होता है यह कौन होता है, किसी अरेगर को तो बनाया, अभिमन्यु समझ में हो क्लास में कि नहीं हो? देखो यह दरिया खान नुहानी कौन होता है, तो दरिया खान नुहानी मुबारक खां नुहानी का पुत्र होता है, नुहानी का बेटा होता है। ठीक, यह मुबारक खां कौन होता है, देखो समझो चीजों को कि सिकंदर लोदी जो होता है जब हुसैन शाह सरकी को बेलगा देता है तो बिहार और जौनपुर में क्या करता है, अपना अधिकार प्राप्त कर लेता है। तो यहां ध्यान रखिएगा, बिहार में दरिया खान नुहानी को क्या बनाता है, सूबेदार बनाता है, और मुबारक खान नुहानी को क्या बनाता है, जौनपुर का सूबेदार नियुक्त करता है। ठीक, अब हमने आपसे पूछा है क्या कि दरिया खान नुहानी कौन होता है, तो दरिया खान नुहानी जो होता है इसी मुबारक खान नुहानी का क्या होता है, बेटा होता है, पुत्र होता है, सुपुत्र होता है, जो भी कहना होता है आप उसको कह लो, है ना। आई बात समझो, यानी सिकंदर लोदी पिता और पुत्र को क्या बनाता है, क्रमशः जौनपुर और बिहार का सूबेदार नियुक्त करता है। ये काफी महत्वपूर्ण नाम है, समझ में आया, दरिया खान नुहानी और मुबारक खान। अब सिकंदर लोदी इनको बना दिया बिहार का, इसका क्या नाम है, जौनपुर का। लेकिन सिकंदर लोदी का टारगेट क्या होता है, हुसैन शाह सरकी, यानी बोला कि उसको तो हम छोड़ भी नहीं करेंगे। तो सिकंदर लोदी क्या करता है, यह बंगाल पर फिर से चढ़ाई करने का सोचता है कि हम बंगाल को क्या करेंगे, बंगाल को जीतेंगे, और जो हुसैन शाह सरकी है उसको भी अपने आप में पकड़ के उसको मारेंगे, और जो बंगाल का शासक किसको आश्रय दिया हुआ है उसको भी हम क्या करेंगे, पकड़ के थूरेंगे, मारेंगे। ठीक, लेकिन जब यह बात बंगाल के स्थानीय शासक को क्या करता है, पता चलता है, स्थानीय शासक को पता चलता है कि हम पर क्या होगा, सिकंदर लोदी जैसे महान शासक, मतलब बलिष्ठ शासक हम पर जो आक्रमण करेगा तो मेरा पूरा साम्राज्य क्या करेगा, खत्म कर देगा। तो जब उसको पता चलता है बंगाल का स्थानीय शासक, उसका क्या नाम होता है, बताया तो शर्मा जी? हेलो, देखो अब उस समय में क्या होता है कि बंगाल में एक शासक होता है अलाउद्दीन हुसैन शाह। यही अलाउद्दीन हुसैन शाह, देखो हुसैन शाह सर की अलग है, ये अलग है। तो अलाउद्दीन हुसैन शाह क्या करता है, उसको आश्रय दिया होता है। तो जब यह बात पता चलता है बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह को, तब यह क्या करता है, तब अलाउद्दीन हुसैन शाह सिकंदर लोदी को बोलता है, सर हम आपसे क्या करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, यानी क्या, समझौता करेंगे, यानी संधि करेंगे कि आप हम पर आक्रमण मत कीजिए, तो फिर हमारा ये तहस नहस हो जाएगा। तो सिकंदर लोदी भी कहता है कि सही बात है भाई, हम युद्ध क्यों करेंगे, मेरा भी सैनिक मरेगा, उसका भी सैनिक मरेगा, समय पैसा सब खराब हो जाएगा। तो सिकंदर लोदी और अलाउद्दीन हुसैन शाह जो बंगाल का शासक होता है उसके बीच में एक संधि होती है। इस संधि के तहत क्या कहा जाता है, इस संधि में अपना एग्रीमेंट होता है। तो अलाउद्दीन हुसैन सरकी जो होता है उसको सौंप देता है, साथ में क्या करता है, इसके संधि के तहत बोलता है कि सर हम तो आपके छत्र छाया में हैं कि हमको इतना सीमा दे दीजिए, हम यहाँ पर शासन करेंगे, बाकी बिहार को आप संभालिए। तो ध्यान रखना, सिकंदर लोदी और अलाउद्दीन हुसैन शाह के बीच में जो संधि होता है उसमें मुंगेर, बिहार और बंगाल तीन समय होता है, क्षेत्र होता है। देखो मुंगेर, बिहार और बंगाल, इस तीन क्षेत्रों का क्या होता है, स्पष्ट सीमा विभाजन होता है। क्या होता है अभिमन्यु, स्पष्ट सीमा विभाजन होता है। मतलब क्या कि जो मुंगेर का हमारा इलाका होता है उसके लिए एक अलग मैपिंग हो गया। मुंगेर के बाद जो भी इलाका होगा, देख लो मुंगेर के बाद भागलपुर था हमारा, बांका है, तो ये सारा का सारा इलाका क्या होता है, बंगाल का हिस्सा में चला जाता है उस समय में, अब ना बिहार में है। और देखो बंगाल तो पूरा हो गया ये समूचा इलाका, जैसे कि यहाँ मुंगेर को छोड़ दो, और यहाँ पर कौन सा इलाका जो नहीं बोले थे, जो ये क्या नाम है, जयनगर का, यहाँ से लेकर के सारा इलाका जो होता है वो कहाँ चला जाता है,
बंगाल में चला जाता है और यह समूचा इलाका क्या हो जाता है, बिहार कहलाता है। और ये छोटा सा इलाका बनता है मुंगेर। देखो मुंगेर को क्यों बनाया गया है सीमा, क्योंकि मुंगेर में देखिएगा कि ये पहाड़ी है, पहाड़ी है वहाँ पर। वो पहाड़ के बोल दे कि पहाड़ के पूर्व वाला बंगाल हो जाएगा, पहाड़ के पश्चिम वाला हिस्सा कौन हो जाएगा, बिहार हमारा हो जाएगा। तो इसीलिए मुंगेर को क्या बनाया, सिकंदर लोदी अलाउद्दीन हुसैन शाह ने एक सीमा बनाया कि भाई मुंगेर का यह सीमा होगा, ये मुंगेर ये संक्रमण का एरिया होगा कि इस पर कोई भी किसी का शासन नहीं होगा, ये ठीक से चलेगा अपना। बंगाल यहाँ हो गया, बिहार यहाँ पर हो गया। तो ये 3 क्षेत्र का नाम आता है। आपसे बहुत बराबर पूछा जाता है कि किसके शासन काल में बिहार, ये मुंगेर, बिहार और बंगाल का स्पष्ट सीमा तय हुआ, या ये भी पूछा जा सकता है किसके शासन काल में बिहार का स्पष्ट सीमा विभाजन किया गया या स्पष्ट सीमा तय किया गया। तो इसको मत बोलना, ये तो भाई स्थानीय शासक था ना, लेकिन शासन काल किसका था हिंदुस्तान पर, सिकंदर लोदी का। तो क्या बोलेंगे पल्लवी कि बिहार का जो ये स्पष्ट सीमा विभाजन होता है वह सिकंदर लोदी के शासन काल में क्या होता है, दृष्टिगत होता है या निकल करके आता है। आई बात समझ में, आगे चले। अब सिकंदर लोदी का पूरा मामला खत्म हो गया क्योंकि भाई एग्रीमेंट हो गया है अपना, वो लोग अस्थिर से बैठे रहेंगे। अब देखो, अब हम थोड़ा सा और जंप करने का प्रयास करते हैं कि थोड़ा सा और समझने का कोशिश करते हैं कि जो बिहार, अब देखो सीमा विभाजन तय हो गया, तो बिहार में उस समय क्या था कि बिहार का हमारे सूबेदार उस समय कौन थे बताओ, दरिया खान नुहानी साहब का, यहीं से होता है अफगान शासन का, दरिया खान नुहानी। देखो अब देखो, जब सिकंदर लोदी दिल्ली में रहता है तो दरिया खान नुहानी साहब क्या करते हैं, पूरे बिहार में, ध्यान रखना, पूरे बिहार, इवन कि जौनपुर में, जौनपुर तो भाई इसी के पिताजी का होता है ना, तो पूरे बिहार में और पूरे लगभग उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, घाघरा नदी यहाँ बहती है उसके क्षेत्रों तक यह क्या होता है, कुशलता पूर्वक शासन। यह काफी, दरिया खान नुहानी जो होता है ना, यह काफी क्या होता है नीता, कुशल प्रशासक होता है, शासक होता है। आई बात समझ में। तो जब ये दरिया खान नुहानी अच्छे से शासन कर रहा होता है तो ध्यान रखना कि 1496 ईस्वी से लेकर के 1522 ईस्वी तक क्या किया, दरिया खान नुहानी ने सफलतापूर्वक बिहार पर शासन किया। किसके मातहत, सिकंदर लोदी के मातहत। सिकंदर लोदी बार बार थोड़ी आता था भाई, इसको टैक्स दे दिया, अपना शासन ये चल रहा है। यानी बिहार का पूरा समूचा राजा कौन अब हो गया, दरिया खान। सोच लो कितना लंबा समय होता है, लगभग 30 साल का वक्त होता है, लगभग क्या 30 साल बहुत लंबा पीरियड होता है ना किसी का शासन करने के लिए। अब यहाँ ध्यान देना कि क्या नाम था, हाँ, दरिया खान नुहानी जब हमारे क्या बनते हैं कि 30 सालों तक वहां बिहार में शासन करते हैं, तो दरिया खान नुहानी चूंकि इसको बनाता है सिकंदर लोदी, तो दरिया खान नुहानी जो होता है सिकंदर लोदी के प्रति वफादार होता है, प्रति क्या होता है, वफादार होता है। यानी सोचो कि भाई इसको पता होता है नुहानी साहब को कि हमको यही ना शासक बनाया है, तो अच्छे से माइक बंद कर लो। तो दरिया खान नुहानी क्या करता था, माइक बंद कर लो इसका खुला है। सो दरिया खान नुहानी क्या था कि यहाँ पर शासन चलता था, जो भी रेवेन्यू आता, जो भी टैक्स आता था, ईमानदारी पूर्वक वहां सिकंदर लोदी को पहुंचा देता था। यानी सिकंदर लोदी जब तक शासक रहा, ध्यान रखना, सिकंदर लोदी जब तक हिंदुस्तान का शासक रहा तब तक नुहानी शासक, नुहानी मतलब भाई दरिया खान नुहानी, तो इसका बेटा आया होगा, फिर पोता आया होगा, तो जब तक सिकंदर लोदी का जीवन था ना, जिंदा था, तब तक नुहानी सरदार इसके प्रति क्या रहा, वफादार रहा। लेकिन जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो नुहानी सरदार आपस में क्या होता है, भिड़ जाता है कि अब हम राजा बनेंगे तो हम राजा बनेंगे। जरा सोचो भाई, सिकंदर लोदी तो उसके साथ तो बहुत सारा अफगान आया होगा, तो ये अगर खाली दरिया खान नुहानी को सूबेदार बना दिया तो दरिया खान नुहानी जैसे तो बहुत सारे व्यक्ति होंगे ना जो चाह होगा कि हम भी राजा बनते, हमको भी सूबेदार बनाता। नहीं होता है जी, जिस इलेक्शन में नहीं किसी को टिकट देता है तो उसको खुश होता है, किसी को नहीं टिकट देता तो मुंह बना लेता है। तो बहुत लोग इससे क्या थे, असंतुष्ट थे। तो जब तक दरिया खान नुहानी का वंशज या ये जब तक ये क्या नाम सूबेदार रहा और लोदी साहब जिंदा रहे तब तक तो वफादार रहे। लेकिन सिकंदर लोदी के मरने के साथ में क्या हो गया, इनके मन में भी चोरी आ गई। किनके मन में, दरिया खान नुहानी के मन में और इनके वंशजों के मन में, और साथ साथ में जो अन्य अफगान सरदार थे वह भी चाह रहे थे क्या कि हम अपने आप को क्या करें, स्वतंत्र करें। बात समझ में आया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने के लिए क्या करता है, कोशिश करता है, तो उसी समय में इनकी क्या नाम है, सिकंदर लोदी का तो मृत्यु हो जाता है। तो इसके बाद में कौन बनता है राजा, इसका बेटा बनता है इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी जब शासक बनता है तो उस समय में इब्राहिम लोदी के लिए शासन के समय में समूचा बिहार, बंगाल और जौनपुर, बिहार, बंगाल और जौनपुर क्या होता है, वहां अराजकता फैल जाता। अराजकता मतलब क्या हो गया पल्लवी, कि हर शासक बोलता था कि हम राजा बनेंगे तो हम राजा बनेंगे। बात समझ में आया। तो इसके चलते क्या होता है कि इसके चलते इब्राहिम लोदी साहब को भी टेंशन होता है कि भाई साहब अब तो बहुत दिक्कत हो गया। तो इब्राहिम लोदी क्या करता है, इब्राहिम लोदी को यह एक और टेंशन होता है कि बताओ कि जब तक हमारे पिताजी जिंदा थे
तब तक नुहानी साहब ईमानदार थे, लेकिन पिताजी का मरते हुए क्या हो गया, यह बेईमान हो गया। तो क्या गारंटी है कि अगर इब्राहिम लोदी इसको सोचा, क्या गारंटी है कि यह हमारे प्रति ईमानदार होगा। तो इब्राहिम लोदी चूंकि शहंशाह होता है, तो इब्राहिम लोदी क्या करता है, कुछ प्लान बनाता है, योजना बनाता है। क्या योजना बनाता है, नुहानी को नियंत्रित करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए इसको ये बनाता है। ठीक, ध्यान देना। तो इब्राहिम लोदी क्या करता है, इब्राहिम लोदी अब क्या करता है, दरिया खान नुहानी पर चढ़ाई कर, यानी नुहानी सरदार पर चढ़ाई करता है। नुहानी सरदार किस पर, दरिया खान नुहानी पर। यहां ध्यान देना, जैसे कि कोई रिपोर्ट पढ़ते होगा आप लोग किसका, यूएनडीपी वाला किसी चीज का, तो जो अफगानी लोग होते हैं ना, काफी लंबे हटे, तो उनका जीवन भी काफी लंबा बीतता है। वो हम लोगों से ज्यादा उनका जीवन प्रत्याशा होता है अफगानी लोगों का पहले के समय में, क्योंकि वो हमेशा देखो कि हमेशा मांस खा करके मजबूत रहते हैं, मांस खाया, मदरा पिया, मतलब हमेशा पौष्टिक आहार करता है, तो वो लोग काफी लंबे समय तक जीते हैं और शरीर से भी मजबूत होते हैं वो लोग। तो इब्राहिम लोदी क्या किया, इब्राहिम लोदी बोला क्या कि अब हम इसको नहीं छोड़ेंगे। तो नुहानी सरदार यानी दरिया का नुहानी पर क्या करता है, यह चढ़ाई करता है कि हम इसको क्या खत्म करेंगे। तो जब इब्राहिम लोदी रास्ते में ही होता है किसको, दरिया खान नुहानी पर आक्रमण करने के लिए और अन्य सरदार नुहानियों पर आक्रमण करने के लिए। क्योंकि देखो अन्य सरदार जो होता है वो थोड़ा सा कमजोर होता है, लेकिन यह तो सूबेदार होता है, इसके पास तो पैसा भी होता है, सेना भी होता है और लोग भी होते हैं। तो जैसे ही यह आक्रमण करने के लिए रास्ते में होता है, तो पता चलता है क्या कि बीच में मतलब समय में रास्ते में ही क्या हो गया, दरिया खान नुहानी की मृत्यु हो जाती है। मतलब ये भी तैयार होता है कि हम लड़ेंगे इब्राहिम लोदी से, लेकिन इब्राहिम लोदी जब चढ़ाई करने जाता है हमारे बिहार की तरफ में, बीच में उनका क्या होता है, उनका मृत्यु हो जाता है। आई बात समझ में। तो जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो अब देखो, चूंकि पहले क्या होता था कि सरदार जो होता था, अगर सरदार की जो मृत्यु होती थी ना, तो मृत्यु होने के बाद में उसका जो सत्ता होता था खाली नहीं रहता था। खाली अगर रह जाएगा तो आसपास के लोग क्या करेंगे, झगड़ा करके उसके सत्ता को हथिया लेंगे। मूवी में दिखाया गया, हिंदी में मूवी देखना बहुत सारे जो 80-70 का मूवी वगैरह था। तो जैसे ही सरदार मरता था, उसका बेटा क्या बनता था, तुरंत उसका सरदार बन जाता था। तो जैसे ही क्या हो गया, दरिया खान नुहानी की मृत्यु होती है, ये तो रास्ते में ही होते हैं, इनकी जैसे ही मृत्यु हो जाती है तो दरिया खान नुहानी का एक पुत्र होता है, उस पुत्र का नाम होता है बहार खां। क्या होता है, इनकी मृत्यु होती है तो उसके बाद में क्या होता है कि इनका पुत्र होता है बहार खां नुहानी, या इसको बहार खां ही बोलते हैं। वह अपने आप को क्या करता है, अपने आप को पूरे बिहार का सूबेदार और स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। सीरीज को समझना, बहार खान नुहानी क्या करता है, पहले भी अपने आप को बोलता है क्या कि अब हम बिहार के क्या बनेंगे, सरदार बनेंगे, शासक बनेंगे। ठीक, तो बहार खां क्या बोलता, नुहानी बोला कि हम शासक बन गए हैं किसका, बिहार का। तो बहार खां क्या करता है, एक उपाधि धारण करता है। पहले पता था कि पहले के राजा सब जीत करके राजा बनता था तो एक उपाधि धारण कर लेता था वो, है ना। तो ये उपाधि धारण करता है किस नाम से, सुल्तान मोहम्मद के नाम से। सुल्तान मोहम्मद, सुल्तान क्यों लगाता है, क्योंकि सुल्तान नाम का मतलब हुआ कि भाई बहुत बड़े साम्राज्य का। देखती हो ना कि दिल्ली का सुल्तान या कहीं का सुल्तान, मतलब क्या बहुत बड़ा एक नाम होता था ना। तो अपना नाम में भौकाली लाने के लिए ये बहार खान नुहानी क्या करता है, सुल्तान मोहम्मद की उपाधि धारण करता है और सुल्तान मोहम्मद के नाम से ही बिहार पर अपना शासन प्रशासन चलाना शुरू करता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। ये उपाधि लिखना काफी महत्वपूर्ण है, ये जहां जहां तुमको लिखने नोट खो वहां नोट करते जाना। ठीक, तो जब सुल्तान मोहम्मद की उपाधि धारण करता है तो ये तो रुकेगा नहीं, कौन, इब्राहिम लोदी। ये क्या रास्ते में तो चलिए रहता है कि भाई इसका बाप मर गया तो बेटवा तो खच्चर है, बेटवा भी तो हम पर आक्रमण कर सकता है। आई बात समझ में। तो क्या होता है कि इब्राहिम लोदी अब किस पर चढ़ाई करता है, कि सुल्तान मोहम्मद पर, यानी बहार खान नुहानी यानी अफगानिस्तानियों पर क्या करता है, चढ़ाई करने की सोचता है। बात समझ में आया। तो इब्राहिम लोदी क्या करता है, जब इस पर चढ़ाई करने की सोचता है तो भाई इनको पता है कि हमारे बिहार में एकमात्र यही स्वतंत्र शासक नहीं, बहुत सारे स्वतंत्र शासक हैं, तो हम अकेले तो नहीं जीत सकते हैं। तब क्या करता है, इसके पास जो सैन्य टुकड़ी होती है, ध्यान रखना, इसके पास जो सैन्य टुकड़ी होती है उस सैन्य टुकड़ी को यह 3 भागों में बांटते हैं। समझ रही हो नीता। इब्राहिम लोदी क्या करता है, इनके पास जो सेना का टुकड़ी होता है वह उसको 1, 2, 3 भागों में बांटता है और 3 भाग में क्या बोलता है कि जाओ तुमको, पहला भाग को बोलता है तुम जौनपुर को संभालो, तुम बिहार को संभालो और तुम किसको संभालो, बंगाल को संभालो। सीरीज को समझ लो सारे बच्चे। अब यहाँ नाम आता है कि क्या नाम है, कि जो इनका 3 भाग में बढ़ता है तो 3 व्यक्ति में जौनपुर, बिहार और बंगाल को बोलता है तुम संभालो। तो इसका कोई क्या होता है, सैन्य प्रशासक हो, सेनापति होता है। क्या होता है, सैन्य प्रशासक होगा, कोई सेना अधिकारी होगा ना कि जो इसको संभालेगा। तो इब्राहिम लोदी किसको कुछ बोल रहा है क्या, जो माइक ऑन की है कोई? सर युद्ध अभी हुआ है सर, किसमें, बहार खान नुहानी और ये इब्राहिम लोदी में? नहीं, युद्ध नहीं हुआ है, चढ़ाई का ही तो प्लान कर रहा है ना अभी।
तो सर 3 टुकड़ी में अभी क्यों बांट दिया? जौनपुर 3 ये टुकड़ी में युद्ध हुआ कहाँ था सर? अरे नहीं समझ गया, दिल्ली से ये चल रहा था ना रास्ते में, तो भाई इसको पता चला कि भाई जौनपुर अलग प्रांत है, बिहार अलग है, बंगाल अलग है, कि हम जब चढ़ाई करेंगे तो तीनों पर अलग अलग टुकड़ी चढ़ाई करेगा। नहीं बात समझ में आया? ऐसा थोड़ी कि युद्ध करके लड़ाई किया, नहीं समझ रहे हो बात को? फिर से अभी समझो। क्लियर हुआ सर। हो गया कि फिर से समझाएं? भाई युद्ध से पहले तैयारी होती है ना भाई, कि ये टुकड़ी वहां लड़ेगा, वो टुकड़ी वहां लड़ेगा, तो वही अभी प्लाने बना रहा है लोधी साहब। इसकी लड़ाई तो इसी से होती है, क्या नाम है उनका, बाबर से इसकी लड़ाई हो जाती है पानीपत की ना, ये तो जब नहीं करता है, आगे पढ़ेंगे उसमें। तो क्या करता है, जौनपुर बिहार और बंगाल में बोलता है कि भाई तुमको क्या बनते हैं, सेना का प्रशासक बनाते हैं और तुम उस पर चढ़ाई करो और जीत करके लाओ, है ना। तो इब्राहिम लोदी बोलता है कि हम तो नहीं जाएंगे, चूंकि हम तो शासक हैं। उसको 3 गो मतलब चेलबा को क्या करता है, फिट करता है कि तुम जाके लड़ाई करो। तो देखो उस 3 गो व्यक्ति का नाम क्या क्या होता है उसको समझ लो। सबसे पहला नाम होता है मुस्तफा फरमूली, मुस्तफा फरमूली, फरमूली, ठीक। पहला नाम क्या हो गया, मुस्तफा फरमूली। दूसरा नाम होता है शेख बाई जाद फरमूली। दूसरा क्या होता है, शेख बाईजाद फरमूली। और तीसरा का नाम होता है क्या, फतह खान। क्या होता है तीसरा, फतह खान। यहां ध्यान देना, किसी भी किताब में यह नहीं कहा गया है कि मुस्तफा फरमूली ने जौनपुर आक्रमण किए करने का प्लान बनाया था। जैसे ये हम समझाने के लिए लिखे हैं, अब ये मत समझना कि शेख क्या है लिखे हैं बाईजाद मूली जो है बिहार पर आक्रमण किया, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सिकंदर लोदी ने क्या किया था। तो ये तीनों चेलवा को जो भेजता है कहाँ पर, तीनों चेलों को भेजता है, चेला मत लिख लेना, समझाने के लिए लिखे, तीनों चेलवा को जो भेजता है कहाँ, लड़ाई करने के लिए। तो लड़ाई करने भेजता तो है, लेकिन इसी बीच में क्या होता है कि इसी बीच में सुल्तान मोहम्मद कौन होता है, सुल्तान बाहर का रूहानी, बाहर का सर। हाँ, अब देखो, तो तीनों चेला जो होता है, तो तीनों चेला जब चढ़ाई करता है तो सुल्तान मोहम्मद क्या होता है, हारेगा कि जीतेगा बताओ तो? ये जीत जाता है, जीत जाता है सर, जीत जाता है। हाँ, ये क्या होता है, जीतता है युद्ध को। जरा सोचो कि एक स्थानीय शासक जो था बिहार को, उसने इब्राहिम लोदी को, भाई इसको थोड़ी हराया थी चेलबा को, किसको वास्ते में हराया, इब्राहिम लोदी को हराया ना भाई। ये चेलबा तो वही लोदी भेजा हुआ था। तो यही कहा जाता है कि बिहार की मिट्टी बड़ा दिमाग भी देता है, बहुत शक्ति भी देता है। तो जो सुल्तान मोहम्मद यानी बहार खां जो नुहानी साहब थे, वो क्या करते हैं, इब्राहिम लोदी के सेना को पराजित कर देता है और यह विजयी होता है। तो जब यह विजयी होता है तो इसका जो विजयी का डंका होता है, विजयी का जो पताका होता है, बहुत दूर दूर तक क्या होता है, फैल जाता है कि हम लोग जीत गए। इसी बीच में क्या होता है, इसी बीच में जो इब्राहिम लोदी साहब होते हैं, इसी बीच में इब्राहिम लोदी और जो बाबर होता है, बाबर के बीच में क्या होता है, पहले भी एक युद्ध होता है। क्या होता है, एक युद्ध होता है। यानी सोचो, इधर राजा भी युद्ध में लगा हुआ है, उधर कौन सा, उसका चेलबा भी युद्ध में लगा हुआ है। चेलबा तो हार गया। अब इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है। उस युद्ध को हम लोग क्या बोलते हैं, पानीपत का युद्ध। क्या बोलते हैं नीता, पानीपत का प्रथम युद्ध। कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526। हाँ, बहुत बढ़िया, 1526 ईस्वी को। तो अब जब क्या होता है कि इधर राजवा भी लगा हुआ है युद्ध में, तो जब सुल्तान मोहम्मद जीत जाता है तो सोचोगे कि इसको लगता है क्या कि भाई, तो राजा, अब स्थानीय प्रजा को लगता है, लोगों को, ये सुल्तान मोहम्मद बहुत पावरफुल आदमी है जो इब्राहिम लोदी को हरा दिया है। तो सब लोग क्या करता है, इसकी अधीनता या इसको राजा स्वीकार करता है, प्रशासक स्वीकार कर लेता है। इसी बीच में क्या होता है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में दिल्ली पर सत्ता स्थापित करने के लिए क्या होता है, युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या होता है भाई, इब्राहिम लोदी हार जाता है, बाबर क्या होता है, बाबर जीत जाता है, बाबर जीत जाता है। इब्राहिम लोदी का क्या हो गया, पलवी पत्ता कट गया, किससे, हिंदुस्तान से। अब बात को समझो यहाँ पर कि इब्राहिम लोदी का पत्ता हमारे कट गया। जब बाबर विजयी होता है तो बाबर विजयी होने के साथ में सुल्तान मोहम्मद जो होता है, अब देखो सुल्तान मोहम्मद का तो पावर हो गया, बाबर भी जीत गया हुआ है। तो बाबर जब जीत रहा है तो बाबर अपने समाज विषय में जब लगा हुआ होता है, तो जो हमारा सुल्तान मोहम्मद यानी बहार खां जो होता है, या बहार खां नुहानी जो नाम कह लो, तो सुल्तान मोहम्मद अपने साम्राज्य को और बढ़ाना शुरू करता है। आई बात समझ में? यानी अब सुल्तान मोहम्मद जब इब्राहिम लोदी हार जाता है, बाबर जीत जाता है, तो सुल्तान मोहम्मद जो होता है बिहार को जीतता है, जौनपुर को जीतता है, और फिर किसको जीतता है, कन्नौज को। यानी आपसे पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में बिहार का सर्वाधिक ये सीमा विस्तार हुआ था, है ना। तो सुल्तान कन्नौज देख रहे हो, पूरा उत्तर प्रदेश का आधा हिस्सा कन्नौज का ही आ जाता है ना,
पूरा हिस्सा ये बिहार में, कितना लंबा एरिया हो गया। तो जो सुल्तान मोहम्मद था या बहार खान रूहानी था, वह काफी पावरफुल जैसे भी रहा हो, जैसे लोगों को मिला लिया या सामदंड भेजा, जैसे युद्ध तो जीत गया ना कम से कम। तो अब क्या हो गया कि उसका सत्ता कहाँ तक हो गया, कन्नौज तक हो गया। ठीक, अब देखो इब्राहिम लोदी हार गया हुआ है, तो इसके मन में, मारा नहीं ना भाई, हारा है, तो इसके मन में क्या है, अभी भी ईर्षा भरा हुआ है, द्वेष भरा हुआ है, क्या कि हम जीतेंगे, हम क्या करेंगे, अपने आप को रिकवर करेंगे। ठीक, तो इब्राहिम लोदी का क्या होता है कि इब्राहिम लोदी का एक और पुत्र होता है, उस पुत्र का क्या नाम होता है बताओ, महमूद लोदी, नाम सुने हैं ना। तो इब्राहिम लोदी का जो पुत्र होता है महमूद लोदी, तो महमूद लोदी क्या होता है, महमूद लोदी चाहता है क्या कि हम किसी भी तरह साम दाम दंड भेद पैसा कौड़ी जमीन कैसे भी मिला करके क्या करें, हम दिल्ली पर कब्जा करें। कौन चाहता है, महमूद लोदी। आएगा समझ में। इब्राहिम लोदी जब बाबर से हार जाता है, बाबर दिल्ली पर कब्जा कर लेता है, तो इब्राहिम लोदी का जो बेटा होता है महमूद लोदी, वह महमूद लोदी क्या चाहता है, महमूद लोदी चाहता है कि हम क्या करें, पुनः दिल्ली को जीते। तो महमूद लोदी अकेले नहीं जीत पाएगा, अकेले नहीं जीत पाएगा। तो इसको पता क्या चलता है कि भाई एक बिहार का शासक है सुल्तान मोहम्मद या बहार खान रूहानी, वह काफी पावरफुल है, वह क्या करता है, वह साम्राज्य को हमको मदद करेगा। तो महमूद लोदी क्या करता है, हाथ मिलाता है किससे, सुल्तान मोहम्मद से, सुल्तान मोहम्मद यानी बहार खान, ध्यान रखना, ये दोनों क्या करता है, हाथ मिलाता है और क्या चाहता है कि हम अब क्या करेंगे, दिल्ली को विजयी करेंगे, दिल्ली को विजयी करेंगे, या फिर यूं कह लो कि क्या करेंगे, बाबर को हम युद्ध में युद्ध करके बाबर को हराएंगे। देख रही हो ना कि युद्ध है, सत्ता के लिए देखती हो कि भाई बाप का दुश्मन था सुल्तान मोहम्मद, अब बेटा उससे हाथ मिला लिया, कि हम किस लिए, केवल सत्ता के लिए, सत्ता के सुख के लिए। तो अभी भी वही सी चला रहा है। तो महमूद लोदी जो था सुल्तान मोहम्मद से क्या करता है, हाथ लगा लेता है, सॉरी हाथ मिला लेता है और बोलता है क्या कि हम तुमको मदद करें, तुमको हम पूरा साम्राज्य सौंप देंगे, पूरा बिहार जो हमको तुम सौंपो, हमको बस तुम दिल्ली दिलवा दो। दिल्ली तो सत्ता का केंद्र था, तो बोलता है ठीक है हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो वही महमूद लोदी और सुल्तान मोहम्मद क्या करता है, आपस में हाथ मिलाता है। आई बात समझ में। अब क्या होता है, तो महमूद लोदी और सुल्तान मोहम्मद क्या करता है, खूब अच्छा से योजना बनाता है, साथ में जो भी स्थानीय सरदार होते हैं उसको इकट्ठा करता है, हाथी घोड़ा इकट्ठा करता है, हथियार इकट्ठा करता है, लोगों को इकट्ठा करता है, और क्या करता है, महमूद लोदी और सुल्तान मोहम्मद क्या करता है, मिल करके बाबर पर आक्रमण करता है। कहानी समझ में आ रहा है कि नहीं। दोनों फिर से, महमूद लोदी और सुल्तान मोहम्मद क्या होता है, दोनों जब हाथ मिलाता है तो दोनों क्या करता है, मिल करके कहाँ आक्रमण करता है, बाबर पर। ठीक, इतना आसान थोड़ी है जीतना। तो बाबर, यहाँ पर देखो कि घाघरा नदी बहती है यहाँ पर, है ना, उत्तर ये सीमा के आसपास में। तो यहीं पर देखिएगा कि घाघरा नदी के आसपास में ही महमूद लोदी, सुल्तान मोहम्मद और बाबर के बीच में क्या होता है, खूब घमासान युद्ध होता है, बिजली कड़कती है, तीर मारता है, तीर गायब होता नहीं, रामायण में दिखाता है। तो दोनों के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है। उस युद्ध को हम लोग क्या बोलते हैं दिलीप, घाघरा का युद्ध। शर्मा जी कुछ समझ में आ रहा है आपको, तो आ ही रहा होगा सब कुछ लगभग, नहीं। तुमको बताओ तो नहीं था, प्रदीप जी से बेसी इसी में तुम सीख ली हो, नहीं। देखो 6 मई 1529 ईस्वी को क्या होता है, महमूद लोदी, सुल्तान मोहम्मद और बाबर के बीच में क्या होता है, घाघरा का युद्ध होता है। जिस युद्ध में कौन जीतेगा, गेस करो, बाबर नहीं भाई, बाबर के पास तो पावर होता है। तो बाबर क्या होता है, खूब मतलब अधिक मतों से जीतता है, बहुत बढ़िया वोट से जीत जाता है। तो जब यह जीत जाता है तब जो महमूद लोदी होता है अपना जान बचा करके कहाँ भाग जाता है, कलकत्ता। समझ गई नीता, मिटाएं आगे चलें। ठीक, अब देखो, तो जब महमूद लोदी कहाँ भाग जाता है, कलकत्ता भाग जाता है। तो यहाँ समझने का प्रयास करना, क्या नाम गया, कलकत्ता भाग जाता है। और सुल्तान मोहम्मद भी कहाँ भागता है, वो भी बिहार में छिप जाता है। ये भागता है कलकत्ता, लेकिन सुल्तान मोहम्मद कहाँ रहता है, बिहार में ही छिप जाता है। कहाँ पर, बिहार में ही कहीं छिप जा रहा होगा। इसी सुल्तान मोहम्मद शादी ब्याह किया होगा बीच में। तो शादी ब्याह करने के बाद में इनका एक पुत्र होता है, उस पुत्र का नाम होता है जलाल खां। क्या नाम होता है, यही नाम होता है ना, जलाल खां। नहीं समझ में आया। महमूद लोदी कहाँ भाग गया, कलकत्ता भाग गया। सुल्तान मोहम्मद क्या हो गया, सुल्तान मोहम्मद का एक पुत्र होता है जलाल खां। तो वह सुल्तान जलाल खां क्या होता है, फिर बाद में बिहार का शासक बनता है, बिहार का
शासक बनता है। अब देखो, जब जलाल खां कम उम्र का होता है, मतलब क्या कि लगभग 11-12 साल के आसपास का इसका एज होता है, उसी समय में सुल्तान मोहम्मद क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। और उसका जो कम उम्र का बेटा होता है, अल्पायु होता है जलाल खां, वह क्या बनता है, बिहार का शासक बनता है। तो बताओ तो पल्लवी, कोई किसी व्यक्ति को अगर 11 साल के एज में या 12 साल के एज में अगर तुम राजा बनाओगे तो शासन चला पाएगा, नहीं चला पाएगा। यानी उसको कोई हेल्पर चाहिए, क्या चाहिए उसको, कोई हेल्पर चाहिए कि भाई उसकी मदद से वह क्या चलाए, शासन चलाए। तो सुल्तान मोहम्मद के शासन का समय में ही उसका एक बहुत बड़ा समझो क्या कि विश्वासी व्यक्ति होता है, जिसका नाम होता है फरीद खां। क्या नाम होता है नीता, फरीद खां। तो इसी फरीद खां को सुल्तान मोहम्मद जलाल खां का क्या नियुक्त करता है, संरक्षक। बोलता है देखो भाई फरीद खां कि हम तो पके हुए आम है, पता नहीं कब टपक जाए, तो हमारी मृत्यु के बाद में तुम क्या करना, जलाल खां का शासन चलाने में मदद करना। राजा तुम मत बनना, तुम क्या करना, जलाल खां चूंकि कम उम्र का रहेगा तो ये क्या, इसको तुम राजा तो बनवे करेगा, तुम बस इसको मार्गदर्शन करना कि राजा कैसे बनेगा। ठीक, तो यही फरीद खां आगे चल करके क्या बनता है नीता, शेर शाह। देख रही हो ना। अब सोचो कि यह राजा कैसे बन गया। तो जलाल खां तो कम एज का लड़का होता है, तो नाम का राजा होता है जलाल खां, लेकिन पूरा का पूरा शासन कौन चलाता है, फरीद खां। तो इसके पास ना लगभग 20 से 22 सालों का अनुभव हो जाता है फरीद खां के पास में शासन चलाने का। तो इनके मन में क्या होता है, इनके मन में होता है कि हम भी राजा बनेंगे। तो बाद में क्या होता है, बाद में मिला जुला के जलाल खां को मतलब मारने के लिए दौड़ता है, भाग जाता है बंगाल, फिर यह राजा उजा बनता है, हमारे यहाँ शासक बनता है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो फरीद खां का होता है, यहाँ से शेर शाह सूरी का इतिहास शुरू होता है, जो हमको बिहार के लिए पढ़ना है या जो भी पढ़ना। आगे बढ़े, मिटाए यहाँ तक, समझ में आया सारे बच्चों को। अब क्या होता है, अब देखो फरीद खां जो होते हैं, वह फरीद खां होते हैं संरक्षक। किसके बताओ, कौन व्यक्ति था, जलाल खां, जलाल खां का। ठीक, अब यहाँ समझो, ये तो होता है बाल बुतरू सब। तो पूरा फरीद खां जो होता है, संपूर्ण जौनपुर का, संपूर्ण बिहार का, संपूर्ण कन्नौज का, इतना लंबा जो एरिया होता है ना हमारे पूरा का पूरा बिहार के मैप का उस समय में, कि यह पूरा का पूरा क्या होता है, फरीद खां क्या लिखने वाले थे, हाँ, यह शासन की क्या चलता है, यह शासन की बागडोर संभालता है। यानी ये सोचो कि राजा होता है जलाल खां, तो फरीद खां जो कहेगा वही क्या करेगा, जलाल खां मानेगा। भाई चूंकि बच्चा होता है तो नहीं बोलते हैं कि फरीद खां ने क्या किया, एक बार शेर इस पर हमला किया तो उसको शेर को मार दिया, तो इसका नाम डाल दिएगा शेर खां। तो खैर वो अलग की, वो तो नहीं पूछेगा कि भाई क्यों नाम पड़ा, वो अलग की चीजें हैं। अब यहाँ समझो चीजों को कि फरीद खां जब शासन की बागडोर संभाला, जलाल खां तो बिल्कुल नाम मात्र का शासक था, तो फरीद खां का क्या हो गया, वर्चस्व बढ़ा। वर्चस्व क्या बढ़ गया, और सब लोग इसी से डरने लगे। डरने क्यों लगे, ये बोला कि भाई साहब की तो राजा के बगल में बैठता है, राजा का पूरा दाहिना हाथ है, ये जो बोलेगा राजा करेगा। तो इसका जो प्रभाव था संपूर्ण कन्नौज, संपूर्ण जौनपुर, संपूर्ण बिहार, बंगाल तक क्या हो गया, फैल गया, और लोग इनसे क्या हो गए, भयभीत होने लगे, सलने लगे। भयभीत होने लगे। ठीक, इवन कि देखो यह भयभीत होने लगे, तो इसके भय से जो था, जो अन्य अफगानी सरदार था, अफगानी सरदार मतलब क्या कि कहीं की किताब में नुहानी सरदार भी लिखा गया हुआ है। तो नुहानी सरदार वही ना जो अफगान के टाइटल लगाते थे। तो जो अफगान शासक सरदार था या नुहानी सरदार था, जो इससे जलते थे, किससे, फरीद खां से, तो ई गया कहाँ, कलकत्ता गया। कलकत्ता गया, और कलकत्ता का जो शासक था उस समय में, उसका नाम था नुसरत शाह। ध्यान रखना, ये सब सरदार मिल करके क्या किया, कलकत्ता गया, और कलकत्ता यानी बंगाल में, बंगाल का जो शासक था नुसरत शाह, नुसरत शाह से यह क्या करता है, ये सब मदद मांगता है कि सर हमको क्या कीजिए, हमको बचाइए, यानी कि अफगान हम लोग का वंश क्या है, खतरे में है। एक फरीद खां नामक व्यक्ति आकर के, चूंकि तो इसका इंडिया में जन्म हुआ था ना, पंजाब में देखोगी ना, पंजाब भटिंडा के आसपास का जन्म हुआ था। बोला कि बताइए कि हम लोग एक अफगानी है और एक स्थानीय लोग हम पर क्या कर रहा है, हमारे शासन को चला रहे कि हमको मदद कीजिए आप। तो नुसरत खां शाह से क्या हुआ, अफगान सरदार मदद मांगने गया और बोला कि ठीक है हम तुमको क्या करेंगे, मदद करेंगे। आई बात समझ में। तो नुसरत खां को लालच दिया गया क्या कि भाई अगर तुम हमारी मदद करते हो तो बदले में हम क्या करेंगे, तुमको आधा बिहार का हिस्सा हम जलाल खान साहब से बोल करके दिलवा देंगे कि जा अपना तुम रहो वहां पर। तो इसको भी लगा कि चलो भाई ठीक है, हमको क्या मिल रहा है, हमको बंगाल मिल रहा है, बिहार का आधा हिस्सा मिल रहा है, तो इसको भी बेनिफिट रहा। तो नुसरत खां ने क्या किया, लगभग 8 से 9 बार, मतलब किताब बहुत बार लिखा हुआ है, लगभग 8 से 9 बार क्या किया, फरीद खां पर आक्रमण करवाया। क्या करवाया, फरीद खां आक्रमण करवाया इसको हत्या करने का। लेकिन हर एक बार फरीद खां क्या किया, इस नुसरत खां को युद्ध में
पराजित किया। कारण था ना उसका, देखो ये बहुत हट्टा कट्टा था। शेरशाह सूरी जो था ना, जो फरीद खान आगे चल के शेरशाह शुरू हो जाता है, बहुत हट्टा कट्टा था, लंबा था, मजबूत शरीर का था, और निडर, समझो कि निडर था, जंगल झाड़ कहीं रात रात में चला जाता था, वो दिखने में भी बहुत मजबूत लगता था ये व्यक्ति। और सेना भी इसी के साथ में था। भाई ये तो देखो कि कितना बड़का साम्राज्य का भाई संरक्षक है, पूरा सेना इसके पास में है, पैसा इसके पास में है, प्रशासनिक विभाग भी इसके पास में है। अब बंगाल वाला तो बिल्कुल छोटा सा शासक था, तो कैसे जीतता है ना। तो हमेशा क्या किया फरीद खान, उसको क्या किया, उसको धराता चला गया। अब देखो कि बदले में क्या किया गया, बदले में जब इसको पता चला कि इसको फरीद खां को कि नुहानी सरदार जो था उसने ही क्या किया था, नुसरत खां से अपील किया था हम पर आक्रमण करने का, और बाद में इसको यह पता चला कि नुहानी सरदार या फिर जो अफगानी सरदार था नुसरत शाह के पास क्यों कौन गया, तो इसको जलाल खां बोला था कि सुनो कि हम तो बच्चा है, हमको शासन हथियार लेगा, हमको हो सकता है मार भी दे, कौन, फरीद खां, तो तुम जाकर क्या करो, हमारी जान की रक्षा करो, हमको बचाओ। तो जलाल खां के वास्तव में इनके कहने पर ये लोग मदद मांगते हैं। तो जब यह आक्रमण करता है और बाद में फरीद खां को पता चलता है कि जलाले खां हमको पर क्या किया, आक्रमण करवाया है, तो फरीद खां किसको करता है, जलाल खां को मारने के लिए दौड़ता है कि साले तुमको काटिए देंगे। तब क्या होता है, फरीद खां के डर से जलाल खां कहाँ भाग जाता है, कलकत्ता भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है पलवी, कलकत्ता भाग जाता है। तो जब कलकत्ता यह भाग जाता है तो अब यहां ध्यान दो, तो फरीद खां के पास क्या होता है, पूरा का पूरा इंपायर हो जाता है। इंपायर मतलब क्या, पूरा बिहार, पूरा जौनपुर, पूरा क्या हो गया, पूरा कन्नौज। यानी अब फरीद खां क्या होता है, जब उसका रोजे भाग गया, क्योंकि पूरा का पूरा कंट्रोल तो यही किया हुआ है, तो राजा खाली भागा, सेना उना तो वो इसी के पास में है। तो फरीद खां क्या बोलता है, अनाउंसमेंट करवाता है कि भाई अब हम राजा हो गए। अपने आप को क्या करता है, स्वतंत्र शासक घोषित करता है समूचे बिहार का, कन्नौज का। अभी दिल्ली का नहीं बनता, आगे हम पढ़ेंगे दिल्ली का कैसे बनता है। तब क्या हो गया, तब ये क्या करता है कि अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित करता है। और यह क्या करता है, यह एक उपाधि धारण करता है। बताओ तो पहले भी कौन सा उपाधि धारण करता है, तो भाई सिस्टम चला हुआ आ रहा है। उपाधि का नाम है हजरत ए आला। नाम सुनी हो ना, आपसे पूछा जाता है पीटी में कि हजरत ए आला निम्नलिखित में से किसकी उपाधि है, तो क्या बोलोगी, शेरशाह सूरी का या फिर इनका फरीद बाबा का। देख रही हो ना नीता, किताब में पढ़ी होगी कि हजरत अला किसकी उपाधि थी, तो फरीद खां का। पढ़ के याद करके संतुष्ट हो गई होगी सारा बच्चा, नहीं, यही उसका कारण था कि एक हमको अपने आप में क्या लगे, मजबूती लाए वर्ड में, है ना। तब क्या होता है कि फरीद खां साहब हजरत आला की उपाधि से धारण करते हैं और यह क्या करते हैं, बिहार में इसी नाम से शासन शुरू करते हैं। बिहार में इसी नाम से क्या करते हैं, शासन की शुरुआत करते हैं, शुरू करते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यही जो व्यक्ति होता है ना, बहुत घटनाएं घटती हैं, यही व्यक्ति जो होता है आगे हजरत उपाधि धारण करता है और आगे चल करके क्या होता है, यही शेरशाह के नाम से क्या होता है, प्रसिद्ध होता है। और यह अल्प समय के लिए, मतलब बहुत कम समय के लिए क्या होता है, लगभग 1540 से लेकर के 45, मात्र 4 से 5 सालों तक क्या होता है, पूरे हिंदुस्तान का शहंशाह बनता है। हिंदुस्तान का शहंशाह, राजा बनता है अल्प समय के लिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा 1540 ईस्वी में जब शेर खां दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। देखो दिल्ली पर अधिकार करने के पीछे इसके क्या होता है, इनके बीच में एक रीजन होता है क्या, कि जो फरीद खां होता है ना, यानी जो शेरशाह होता है, इसकी लड़ाई होती है हुमायूं से, है ना। हुमायूं किसका बेटा होता है, अकबर का, नहीं बाबर का, बाबर का होता है हुमायूं। बताओ, पलवी तो मिस्टेक कर दे रही है ना। देखो 41 में ना शासक वहाँ युद्ध हुआ था, हाँ सब हाँ के बीच। 41 में होता है। तो शेरशाह और हुमायूं के बीच, उसमें क्या हुमायूं दिल्ली का शासक होता है। तो हुमायूं को लगता है क्या कि हम तो बहुत तोप मार खाए हैं और हम क्या करेंगे। अब देखो तब लगभग 1540 के आसपास में, 40-41 के आसपास में हुमायूं को क्या लगता है कि भाई शेरशाह का ताकत तो बहुत बढ़ रहा है, हम क्या करेंगे, शेरशाह को हराएंगे। तो हुमायूं क्या करता है, दिल्ली से कहाँ जाता है, लड़ाई चढ़ाई करने के लिए जाता है शेरशाह पर। किस पर, शेरशाह पर चढ़ाई करने के लिए जाता है। तो वहीं पर कन्नौज, देखिए कहीं पर कन्नौज है ना, तो शेरशाह और हुमायूं के बीच में कन्नौज का युद्ध होता है। कन्नौज का क्या होता है नीता, युद्ध होता है। इसी को हम लोग बीलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, बीलग्राम का युद्ध। यानी कन्नौज का पूरा नाम किसको जमाई हो रहा है, कन्नौज का पूरा नाम क्या था, बीलग्राम। तो कन्नौज के या बीलग्राम के युद्ध में क्या होता है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें शेरशाह विजयी होता है और हुमायूं क्या होता है, पराजित होता है। अब जरा ये बताओ, आपसे पूछा था कि कन्नौज का युद्ध और बीलग्राम का युद्ध कब हो, काफी महत्वपूर्ण है ना। तो इसका तिथि है 17 मई
1540 ईस्वी, लिख लेना क्योंकि पूछा जाता है पीटी में। जो कन्नौज का युद्ध होता है वह 17 मई 1540 ईस्वी को युद्ध होता है। तो इस युद्ध में जब यह विजयी होता है, यानी शेरशाह सूरी जब विजयी होता है, तो हुमायूं तो भाई राजा शहंशाह होता है हिंदुस्तान का, तो ये जब हार जाता है तो शेरशाह सूरी क्या होता है, 1540 ईस्वी में हिंदुस्तान का राजा बनता है। और इसको हराने के साथ में ही शेरशाह सूरी 1540 ईस्वी में दूसरी बार क्या करता है, हिंदुस्तान में या भारत में अफगान सत्ता स्थापित करता है ना। पहली बार कौन किया था नीता, पहली बार किया था लोदी ने ना, और बहलोल लोदी ने, और दूसरी बार कौन करता है हमारा शेरशाह सूरी। तो ध्यान रखना, तो 1540 से 45 के बीच में जब यह क्या करता है, राजा बनता है, शहंशाह बनता है हिंदुस्तान का, तो अब यह पूरे भारत पर क्या करता है, शासन करता है। लेकिन कुछ चीज समझो कि जब यह शासक बनता है तो इसके हिस्सा में कश्मीर नहीं होता है, गुजरात नहीं होता है, और यहाँ का जो आसाम का इलाका है वह नहीं होता। यानी कश्मीर, गुजरात और आसाम को छोड़ करके बाकी पूरे जो एरिया है हमारा, उस पूरे एरिया पर क्या होता है, शेरशाह सूरी का आधिपत्य होता है, वह सरकार बनाता है, राजा बनाता है। आई बात समझ में? सोचो अब देखो, अब जो ऑप्शनल के बच्चे होते हैं उनको थोड़ा डीपली पढ़ना होता है कि जो शेरशाह ना जब राजा बना तो हमने कहा कि बहुत अच्छा काम करवाया था ये, है ना, कृषि के लिए, प्रशासन के लिए, उसके बाद की भूमि पैमाइश के लिए। तो उन सब चीज़ें जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसको बस हम फैक्चुअल बताते चले जाएंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, उसमें टेंशन ना हो ज़्यादा। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको थोड़ा हम डिस्कस कर देते हैं ताकि पीटी के पॉइंट ऑफ दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। देखो, तो शेरशाह सूरी जो था ना, राजा बनता, अपना काम चलाया, तो शेरशाह सूरी क्या कर सोचता है, देखो इतिहास में क्या था ना कि जब भी कोई शासक क्या बनता है, राजा बनता है, या कोई व्यक्ति राजा बनता है, शासक बनता है, वह अपनी जीवनी को लिखवाता है, उसका कोई इतिहासकार होता है। तो अब जरा बताओ तो कि शेरशाह सूरी जब राजा बना तो किसको अपना जीवनीकार बनाया, किसको अपना इतिहासकार बनाया, बताओ तो कोई व्यक्ति। पीटी में पूछ देगा तो क्या बनाओगी, बोलोगी क्या, सब दोष देगा मास्टर साहब को कि मास्टर साहब तो पढ़ाए नहीं किए हमको, हैं? बताओ पल्लवी। शेरशाह, तुम पटना में पढ़ी हो तो तुमको पता नहीं है जी, हैं? कहाँ पढ़े, तो मन से पढ़वे की तरह लॉकडाउन लग गया। ओहो, पढ़ाई तुम्हारा बहुत डिस्टर्ब हो गया नहीं पल्लवी लॉकडाउन में? नहीं, डिस्टर्ब नहीं हुआ, ठीक है। अब ठीक है, पहले डिस्टर्ब था, पहले डिस्टर्ब था नहीं, अभी ठीक है। देखो लिख लो सारे बच्चे, अब्बास तो जब शेरशाह राजा बनता है ना अभिमन्यु, तो यह अब्बास खां सरवानी में कोई टाइटल होगा, अफगानी ये था ये, तो अब्बास खां सरवानी को क्या करता है, अपना इतिहासकार और जीवनी या फिर मतलब जीवनीकार जो भी कहना वो कह लो, उसको क्या बनाता है, ये डिप्यूट करता है। आएगा समझ में? तो यही क्या करता है, यह चूंकि भाई इसको शेरशाह बनाता है, तो इसका काम क्या होता है कि शेरशाह के द्वारा किए गए जो भी अच्छे काम है, जो भी बेहतर काम है, उस अच्छे काम को और बेहतर काम को किताब में उतार देना। ठीक है, तो हम लोग एक किताब पढ़ते हैं, तारीख ए शेरशाही, नाम सुने ना आप लोग, तारीखे शेरशाही। तो यही जो अब्बास खां सरवानी साहब होते हैं, तो यही तारीखे शेरशाही नामक एक इतिहास का ग्रंथ लिखते हैं, किताब लिखते हैं, जिसमें शेरशाह सूरी का पूरा जीवनी, जन्म से लेकर के मृत्यु तक का कहानी लिखा गया हुआ है कि उनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे कैसे संरक्षक बने, कैसे शेर को मारे, कैसे नाम पड़ा, पिताजी क्या करते थे, माताजी क्या थी उनका, कैसे वो घर छोड़ करके भाग गए, कैसे उनको पढ़ने में मन नहीं लगता था, कैसे राजा बने, फलाना डिबना, हर चीज़ लिखा गया हुआ। तो उतना तो हमको नहीं पढ़ना है, हमको सही जो दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है पीटी के लिए उसका चर्चा हम लोगों ने कर दिया है कि इनका ये जीवनीकार था। इसी तारीखे फिरोज शेरवानी में क्या होता है, शेरशाह सूरी के प्रशासनिक, ये क्या नाम है, प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन मिलता है कि प्रशासन कैसे चलाया जाए, प्रशासन को कैसे हैंडल किया जाए, किन किन व्यक्तियों को डिप्यूट किया जाए, है ना। उसी में हम थोड़ा सा आगे पढ़ने का, हम जानने का प्रयास करते हैं कि आगे वो चीज़ें हैं क्या। ठीक,
अब देखिए, तो जब तारीखे शेरशाही में क्या होता है, इसको जब हम पढ़ते हैं इतिहासकार, तो इसी में शेरशाह का जो प्रशासनिक विवरण है वह प्रशासनिक विवरण देखने को मिलता है। प्रशासनिक क्या होता है, विवरण मिलता है, जिसमें इन्होंने कहा है कि प्रशासन को कितना बेहतर तरीके से अच्छे से चलाया जा सके, प्रशासन को कितना सरलतापूर्वक चलाया जा सके ताकि लोगों को कम से कम तकलीफ हो, लोगों को सेवा हम अच्छे से दे पाएँ। उसके संदर्भ में क्या करते हैं, यह 5 विभाग का स्थापना करते हैं। 5 विभाग की क्या करते हैं, नेता स्थापना करते हैं। यही 5 विभाग काफी महत्वपूर्ण है, जो पीटी में बहुत बार पूछा जाता है